हेलो। देखिए, अभी तक हमने जहाँ पढ़ा था और आज हम उसका थोड़ा सा आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैंने आपको सभी फाइलम के जो श्वसन अंग होते हैं वो बताए थे आपको, है ना, उनमें कौन सा ऑर्गन्स होते हैं। और अब कल क्या हुआ, मतलब मेरे थोड़ा सा बोलने में एक मिस्टेक हो गई थी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। देखिए, जब हम ऊपर के जब फाइलम में जाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, कशेरुकी मिलते हैं। कशेरुकी का मतलब क्या होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप अपने यहाँ पे हाथ से टच करके देखेंगे तो ये हड्डियों का एक समूह, इसे कहा जाता है रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी को कल मैंने गलती से मेरे मुंह से स्पाइनल कॉर्ड निकल गया था। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मैंने जब वीडियो वापस देखी तब मुझे पता चला कि जल्दबाजी में ऐसा हो गया। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वर्टिबल कॉलम। क्या कहा जाता है, वर्टिबल कॉलम या फिर बैकबोन कहा जाता है। और इसे हिंदी में कहा जाता है कशेरुक दंड, इसलिए इनका नाम क्या रखा हुआ है, कशेरुकी। तो जो भी कशेरुकी होते हैं, वो कशेरुकी होने का मतलब क्या है, उन सभी के अंदर क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे मछली होती है, इंसान होता है, गाय बैल है, उन सभी के अंदर क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, कशेरुक दंड। और कशेरुक दंड को कहा जाता है वर्टिबल कॉलम, बैकबोन। और जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो होता है मेरुदंड या मेरुरज्जु। आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो कशेरुक दंड है, उसके अंदर ये सुरक्षित रहता है, मेरुदंड और मेरुरज्जु। ये क्या होता है, ये तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। इसमें से क्या होता है, बहुत सारी नर्व्स निकलती है आपके बॉडी को संकेत भेजने के लिए। तो स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिबल कॉलम अलग है। वर्टिबल कॉलम, बैकबोन एक ही चीज है, जिसे कहा जाता है रीढ़ की हड्डी या फिर कशेरुक दंड, जो यहाँ हमारे शरीर में यहाँ पे होती है। और मेरुदंड, मेरुरज्जु, ये उसके भी अंदर होती है। इसके बारे में मैं कभी आपके डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, जब हम शरीर की गुहाओं के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी की बेसिक में अलग सीरीज बनाऊंगा इसके ऊपर, है ना। तो ये आपको इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, मेरुदंड, मेरुरज्जु, ये तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। और वर्टिबल कॉलम, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी या फिर कशेरुक दंड, ये क्या है, ये क्या होता है, जो हमारी जो शरीर की हड्डियां होती है ना, ये उसका हिस्सा है। ठीक है। अब देखिए, कशेरुकियों में जो श्वसन अंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। और इनमें क्या हो जाता है, देखिए, जब क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 को लाने ले जाने के लिए जब ब्लड आ जाता है, क्या आ जाता है, जब रक्त आ जाता है, जब रक्त का हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को ले जाने के लिए और CO2 को लाने के लिए, तो वहां पे क्या जाता है, संवहनीय तंत्र आ जाते हैं। अब ये संवहनीय तंत्र क्या होता है, देखिए, संवहनीय, वहन, परिवहन, इसका मतलब क्या होता है, वहन, परिवहन। आपने सुना होगा ना, परिवहन के साधन जो होते हैं, मतलब जैसे आप यहाँ अभी आप कहीं पे भी, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप परिवहन, यातायात के साधन यूज करेंगे। वैसे ही क्या होता है, वहन, परिवहन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वस्कुलराइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इनका मतलब क्या होता है, वस्कुलर का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर वेसल्स होती है, जिनके अंदर वेसल्स का हिंदी मतलब क्या होता है, वाहिकाएं। वाहिकाएं क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की मुख्य वाहिकाएं होती है, धमनी, शिरा और केशिका। जब ये लोग श्वसन तंत्र के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है तब उसे वस्कुलराइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है संवहनीय श्वसन तंत्र, जिसमें वहन हो रहा है ना। ऑक्सीजन को एक ब्लड में बिठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल की तरह, फिर बाइक की तरह, कार की तरह। तो यानी क्या हो रहा है, उसका परिवहन हो रहा है। तो इसलिए क्या हो जाता है, संवहनीय श्वसन तंत्र, वहन, परिवहन होता है इसका मतलब। ठीक है। तो इसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जलीय, एक होता है स्थलीय। अगर जलीय जीव है तो उसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि जो मछली होती है उसके अंदर तो ये फिर वाहिकाएं होती नहीं है। मछली के अंदर भी हृदय भी होता है, वाहिकाएं भी होती है, रक्त भी होता है। मछली के अंदर धमनी, शिरा और केशिका दोनों होती है। ठीक है। तो जो जलीय प्राणी होते हैं उनके अंदर गिल्स होते हैं। और गिल्स को देखिए क्या कहा जाता है, गिल्स को हम अलग नाम, ये क्या कहते हैं, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। इसे ब्रेंकियल रेस्पिरेशन क्यों कहा जाता है, जो गिल्स होती है इनको अलग से नाम, ब्रेंकच भी नाम होता है। और इसकी वजह से इनका कहा जाता है ब्रेंकाई, ये जो रेस्पिरेशन करते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई नहीं कह रहा हूं मैं, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कह रहा हूं। तो ये वाली लाइन जो है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ये इंग्लिश वाली एनसीईआरटी के अंदर दी हुई, आपकी हिंदी वाली एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये आपको केवल एक लाइन बताने के लिए मैंने ये बताया है। जो गिल्स होती है उसे, गिल्स का जो यूज करते हैं जलीय प्राणी, उससे क्या कहा जाता है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। अगर एक लाइन में क्वेश्चन आ जाए किसके अंदर ब्रेंकियल रेस्पिरेशन पाया जाता है, अगर आपको ये लाइन नहीं पता है क्योंकि आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है तो आप पढ़ के ही नहीं जाएंगे, तो आप गलती करके आएंगे। तो जो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होता है वो किसके अंदर होता है, जिस प्राणी के अंदर गिल्स होती है। गिल्स किसके अंदर होती है, जलीय प्राणियों के अंदर। ठीक है। और दूसरे टाइप का जो आ जाता है स्थलीय, जो प्राणी स्थल के ऊपर रहते हैं उनके अंदर क्या होता है, लंग्स होते हैं, फेफड़े। और लंग्स का एक दूसरा नाम आप सभी को पता है, लंग्स को हम पल्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोन, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है, फुफ्फुस। लंग्स को तो फेफड़े कहते हैं और पल्मोन को क्या कहा जाता है, फुफ्फुस। और जिनके अंदर लंग्स या फिर फुफ्फुस प्रेजेंट होते हैं, पल्मोन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो जिनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे रेस्पिरेशन कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। इस चैप्टर में आपको बार बार फुफ्फुसीय स्वातन, फुफ्फुसीय क्षमता,
ऐसे बार बार शब्द आएंगे तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना। फेफड़े, लंग्स, लंग्स को क्या कहा जाता है? फेफड़े, और लंग्स को ही पल्मोन कहा जाता है, और पल्मोन को क्या कहा जाता है? फुफ्फुस। इसलिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फुफ्फुसीय क्षमता, है ना, फुफ्फुसीय आवरण। तो वहां पे जहां कभी आपको पल्मोनरी मिल जाए तो वहां पे ऐसा डरना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। लंग्स का मतलब क्या होता है? पल्मोन, और पल्मोन की वजह से इसे क्या कहा जाता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर पूछ ले जाए पल्मोनरी रेस्पिरेशन किस में पाया जाता है, तो जिसके अंदर भी लंग्स पाए जाते हैं उनके अंदर क्या होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो आप ये समझ पाएंगे कि जो बुक के अंदर आपके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, विशेष सेवनीय संरचना, वस्कुलराइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो ये क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन को लेके एक जगह से लेके जाते हैं और कहीं दूसरी जगह लेके जाते हैं, तब हमें वहां क्या होता है? परिवहन, वहन की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका नाम क्या है? सेवनीय तंत्र, सेवनीय श्वसन तंत्र। और इसमें वहन जैसे आप कहीं पे कार लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो कार में आप किसमें जाएंगे? सड़क बनी होती है, परिवहन के लिए सड़क बनी होती है। तो जो सड़कें होती है वो सड़कें कौन है हमारी? यहाँ पे धमनी, शिरा और केशिका, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। इनके बारे में आपको डिटेल से अगले चैप्टर में बताया जाएगा, है ना। धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है और केशिका क्या होती है, और थोड़ा बहुत इस चैप्टर में वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अब देखते हैं मानव में श्वसन तंत्र, ठीक है। मानव में श्वसन तंत्र, मानव में जो श्वसन तंत्र होता है उसके कौन से श्वसन अंग है और कैसे ये होता है, अब उसके बारे में देखते हैं। देखिए, मानव में जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। मानव में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? लंग्स होता है। और देखिए, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, ये हमारा जो हमारी नाक होती है, जो यहाँ पे क्या ये नाक के यहाँ पे 2 द्वार होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? नासाद्वार कहा जाता है, नोस्ट्रिल। और यहाँ से आगे यहाँ पे नासा कक्ष आ जाता है, नेजल चैम्बर कहा जाता है इसे, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये गुहा है। गुहा का मतलब क्या होता है? कैविटी। बायोलॉजी के अंदर जब भी आपको कहीं खाली जगह दिखे तो उसे क्या कहा जाता है? कैविटी कहा जाता है। हिंदी में उसको गुहा कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इसे नेसल चैम्बर कह सकते हैं, या फिर नेसल कैविटी कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? ओरल कैविटी होती है, यहाँ पे मुख गुहा होती है। उसके बाद में ये मुख गुहा से भी जब हम आगे जाते हैं और यहाँ से जब नासा गुहा से आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक कॉमन पार्ट आ जाता है। मतलब यहाँ पे एक ही पाइप आ जाती है, पाइप या ट्यूब जैसी एक स्ट्रक्चर आ जाती है, और यहाँ पे ये ग्रसनी होती है जिसे क्या कहा जाता है? फेरिंग्स। और ये क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है फूड और एयर दोनों के लिए, मतलब खाने के लिए और हवा के लिए, दोनों के लिए। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं, जो कॉमन जो कहा जाता है, जिसे उभयनिष्ठ का मतलब जैसे घर है, उसके अंदर 2 भाई रहते हैं, राम और श्याम। तो उनका जो घर है ना, वो उन दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। वो राम का भी घर है और श्याम का भी घर है। तो वैसे ही ये ग्रसनी क्या होती है? यहाँ से क्या होता है? देखो, यहाँ से खाना अंदर जाता है और यहाँ से एयर अंदर जाती है। तो ये ग्रसनी है जो इन दोनों के लिए गेट का काम करती है। तो ये दोनों के लिए क्या है? उभयनिष्ठ है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। उभयनिष्ठ कौन सा पार्ट होता है? ग्रसनी। और इसे क्या कहा जाता है? फेरिंग्स। ग्रसनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फेरिंग्स। और आप जैसे ही फेरिंग्स से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाती है ट्रेकिया। देखिए, ट्रेकिया का मतलब होता है श्वास नली, जहाँ से वायु अंदर प्रवेश करती है ना। ये क्या होता है? ट्रेकिया। और यहाँ पे ये जो होती है ग्रसिका, ये ग्रसिका किसके लिए होती है? ये खाने के लिए होती है। जब भी हम खाना निगलते हैं तो खाना किसके अंदर जाता है? खाना जाता है इसके अंदर। अरे देखिए, खाना कहाँ जाता है? इसके अंदर, ग्रसिका के अंदर। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसोफेगस। इसोफेगस के अंदर खाना जाता है। और ये जो ट्रेकिया होती है इसके अंदर जाती है एयर। वायु जो होती है वो किसके अंदर जाती है? ट्रेकिया के अंदर। ये मैंने यहाँ पे लिखा है श्वास नली, ट्रेकिया। और अभी यहाँ पे क्या होता है? कंठ छद लगा होता है। हिंदी में कंठ छद होता है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है? ये एपिग्लोटिस क्या होता है? ये ढक्कन की तरह होता है। ऐसा ये ढक्कन की तरह होता है। ये एपिग्लोटिस क्या होता है? ढक्कन की तरह होता है। और जैसे ही खाना यहाँ से आता है तो ये एपिग्लोटिस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ये अपने आप ऐसे बंद हो जाता है। तो अब खाना इसके अंदर, देखिए ये एपिग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस है ऐसा। ये एपिग्लोटिस क्या करता है? ये इसके ऊपर यू आके इसको बंद कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है? अब खाना यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। खाना आता तो यहाँ से, लेकिन अब ये बंद हो गया तो खाना यहाँ जा नहीं पाता, और उसको खाने को फिर ग्रसिका में जाना पड़ता है, इसोफेगस में। और इसोफेगस में जाके फिर ये आमाशय में चल जाता है और यहाँ से इसका पाचन चालू हो जाता है। लेकिन जो वायु होती है वो यहाँ से श्वास नली में आती है। और खाना, अब आप समझ पा रहे ना, खाना श्वास नली के अंदर क्यों नहीं प्रवेश कर पाता? क्योंकि यहाँ पे श्वास नली, ट्रेकिया की रक्षा करने के लिए क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? कंठ छद।
और ये क्या होता है, लोचदार उपास्थि की बनी होती है। उपास्थि आप अगर आप उपास्थि नहीं जानते तो उपास्थि क्या होती है, उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेज कहा जाता है। और ये भी एक प्रकार की हड्डी है, लेकिन ये थोड़ी सी मुलायम नरम हड्डी होती है। जैसे आप ये नाक की हड्डी देखते हैं, ये हिल सकती है, कान की हड्डी है, ये हिल सकती है। अब आपको लगता है ये हड्डी नहीं होगी, पर ये हड्डी है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, उपास्थि कहा जाता है। ये बोन नहीं है, ये बोन से काफी ज्यादा मुलायम होती है। तो ये कंठच्छेद एपिग्लोटिस किसका बना होता है, लोचदार उपास्थि का। उसके बाद में देखिए यहाँ से ये ट्रेकिया आ जाता है। ट्रेकिया क्या होता है, श्वास नली। और सॉरी, ट्रेकिया से भी पहले जो जैसे एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस के जस्ट नीचे यहाँ पे कंठ होता है, ठीक है। एपिग्लोटिस के नीचे जस्ट कंठ होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेरिंग्स। लेरिंग्स किसका बना होता है, लेरिंग्स भी एक प्रकार की उपास्थि होती है, उसी का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। और ये लेरिंग्स क्या होता है, हमारा साउंड बॉक्स होता है, ध्वनि पेटी का। इसी लेरिंग्स की, इसी कंठ की मदद से यहाँ से क्या होता है, ध्वनि जो होती है, ध्वनि का निर्माण इसी कंठ से होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेरिंग्स। और एक बात और आप ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे जो पक्षियों में जो होता है, देखिए ये मार्कर चल नहीं रहा है, देखिए जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स के अंदर लेरिंग्स नहीं होता, बर्ड्स के अंदर जो होता है उसे सेरिंग्स कहा जाता है। बर्ड्स के अंदर जो ध्वनि का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है, सेरिंग्स कहा जाता है। इंसानों के अंदर क्या होता है, लेरिंग्स होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से नासा द्वार था, नासा द्वार से हम यहाँ से आए, यहाँ पे क्या है, ग्रसनीय फेरिंग्स। ये आपको ध्यान रखना, ग्रसनीय फेरिंग्स जो क्या है, फूड और एयर दोनों के लिए होता है। उसके जस्ट नीचे एपिग्लोटिस आ जाता है, जो खाने को प्रवेश करने से रोकता है। उसके जस्ट नीचे आ जाता है कंठ। कंठ को इंग्लिश में कहा जाता है लेरिंग्स। अब देखिए, आप कंठ और कंठ छेद में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं तो आपको यहाँ पे यही एडवाइस दूंगा कि आप थोड़ा सा इसे इंग्लिश में याद रखें। कंठ छेद क्या होता है, एपिग्लोटिस जो खाने को रोकता है, और खाने के जस्ट इस एपिग्लोटिस के जस्ट नीचे कंठ होता है, लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या करता है, ध्वनि पेटी का साउंड बॉक्स, जो हमारे, मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं, तो ये सब क्या करता है, जो ध्वनि का जो निर्माण होता है वो यहाँ से होता है। और इसके नीचे से यहाँ से चालू हो जाती है श्वास नली, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेकिया। अब देखिए, ट्रेकिया क्या होती है, जो हमारी जो फिफ्थ कशेरुकी होती है, मतलब देखिए फिफ्थ जो वर्टिब्राई होती है, वर्टिब्राई क्या होती है मैं अभी आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो देखिए, जो फिफ्थ वर्टिब्राई है वहाँ पे जाके क्या डिवाइड हो जाती है, एक होती है, एक से जाके ये दो हो जाती है। और कहाँ पे होती है, फिफ्थ वाली पे। ये आपको ध्यान रखना है, सत्य सच्ची में आ सकता है, छठी कशेरुकी पे होती है, ये सातवीं पे होती है, पांचवीं पे होती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो ये कहाँ पे जाके डिवाइड होती है, फिफ्थ जो कशेरुकी होती है, पांचवी जो वर्टिब्राई है। और जब ये डिवाइड हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, 1 डिग्री कहा, तो इसे क्या जाता है, प्राथमिक श्वसनी, प्राइमरी ब्रोंकाई। श्वसनी को आप इंग्लिश में ध्यान रखिए, ब्रोंकाई। ये जो डिवाइड हुआ है यहाँ पे ऐसे, तो इसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक श्वसनी, इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने 1 डिग्री लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये प्राइमरी ब्रोंकाई भी आगे जाके क्या हो जाती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। ये देखिए, ये थी ट्रेकिया श्वास नली, ये आके 2 में डिवाइड हो गई। और अब ये देखिए, ये प्राथमिक ब्रोंकाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये खुद यहाँ पे आके डिवाइड हो गई। तो जैसे ही डिवाइड हो जाती है, हम इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक श्वसनी। और इंग्लिश में बोले तो सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो सेकेंडरी के लिए मैंने यहाँ पे ये सेकेंडरी का ये वाला सिंबल बनाया है, ठीक है। और सेकेंडरी भी आगे जाके डिवाइड हो जाती है किसमें, तृतीयक श्वसनी, टर्शरी ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है इसे इंग्लिश में, टर्शरी ब्रोंकाई। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे 3 डिग्री वाला बनाया है। तो ये क्या हो जाता है, तृतीयक श्वसनी में डिवाइड हो जाती है। देखिए, सबसे पहले ट्रेकिया थी, ट्रेकिया 2 में डिवाइड हुई। उसके बाद में ट्रेकिया देखिए, ट्रेकिया देखिए 2 में डिवाइड हुई। इससे हमने क्या कहा था, प्राथमिक श्वसनी, प्राइमरी ब्रोंकाई। और अब देखिए, जो प्राइमरी ब्रोंकाई वो जाके आगे डिवाइड हो गई द्वितीयक श्वसनी में, इसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई भी आगे जाके और डिवाइड हो गई, तो उसे हमने क्या कहा, टर्शरी ब्रोंकाई। ये देखिए यहाँ पे ये टर्शरी ब्रोंकाई, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, तो इसे क्या कहा गया है, तृतीयक श्वसनी। और इसके बाद में यहाँ से तृतीयक श्वसनी भी जो होती है वो भी आगे जाके विभाजित हो जाती है, और ज्यादा रैपिड, मतलब लगातार कंटिन्यू ये लोग विभाजित होते जाते हैं। और अब जो विभाजित हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रारंभिक श्वसनिका। बहुत ही ज्यादा ये ध्यान रखने वाली बात है, ये श्वसनी है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ये श्वसनिका है जो क्या होती है, ब्रोंक्यूल्स होता है। क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, इनिशियल का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक, शुरुआती ब्रोंक्यूल है। ये ब्रोंक्यूल है, IOLES है। और यहाँ पे ओनली ब्रोंकाई है, यहाँ पे ब्रोंक्यूल है। आपको ये चीज ध्यान में रखना, हिंदी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। श्वसनी क्या होता है, ब्रोंकाई 1 to 3 डिग्री तक, उसके बाद में आ जाता है ब्रोंक्यूल। तो अब देखिए, प्रारंभिक ब्रोंक्यूल है, उसके बाद में प्रारंभिक ब्रोंक्यूल भी क्या होता है, यू डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में और डिवाइड हो जाते हैं, आपस में ये डिवाइड होते होते लास्ट में ये पहुंचते हैं अंतस्थ श्वसनिका, टर्मिनल।
टर्मिनल का मतलब क्या होता है? अंतिम। वो यहाँ पे लिखा हुआ अंतःश्वसनिका, जो आखिरी जो ब्रोंक्यूल होता है उस पे जाके लगी होती है ये कूपिकाएं, वायु कूपिकाएं, जहां पे क्या होता है लास्ट ऑक्सीजन यहां तक आती है, O2 जो होती है लास्ट बस यहां तक आती है, इसके आगे फिर इसका विनिमय होकर वो कहाँ ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ब्लड में। तो यहाँ से लेकर ऑक्सीजन मतलब वायु यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ के लास्ट यहाँ पे आती है, ठीक है। और अब देखिए ये जो वायु, ये जो कूपिका, ये लास्ट पार्ट है फेफड़ों का, ये क्या है? ये यहाँ पे क्या है? ये लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। और अब देखिए ये है राइट लंग, ये है लेफ्ट लंग। देखिए आप सोच रहे होंगे कि राइट वाला तो ये होना चाहिए, लेफ्ट वाला ये होना चाहिए। जब भी किसी ह्यूमन बॉडी का आप अध्ययन करते हैं तो आप उसको ऐसा मान के चलते कि वो इस तरह से सामने खड़ा है, आप देखते उसको इस प्रकार है, लेकिन आपके लिए वो ऐसा सामने खड़ा है, तो उसका जो राइट है वही राइट होगा, और उसका जो लेफ्ट है जिसके ऊपर आप अध्ययन कर रहे हैं, जैसे आप लेफ्ट, तो उसका जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं उसका ही लेफ्ट है तो वही लेफ्ट कहलाएगा, और उसका जो राइट है वही राइट कहलाएगा, है ना। आपके अनुसार आपको वो वाला राइट लगेगा तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ से कौन सा लेफ्ट है? ये वाला लेफ्ट है, तो ये वाला लेफ्ट है, ये लेफ्ट लंग, लेफ्ट फेफड़ा है। और इसके अंदर खास बात ये कि जो लेफ्ट फेफड़ा होता है तो उसके अंदर है ना दो पिंड होते हैं, एक पिंड दो पिंड यानी दो लोब्स होते हैं। तो यहाँ पे जो द्वितीयक श्वसनी थी वो केवल दो है, कितनी? दो है, एक इस पिंड में गई है, एक इस पिंड में गई है। लेकिन जो राइट वाला लंग होता है उसके अंदर तीन पिंड होते हैं, यहाँ पे तीन खांचे, एक दो, तो उस मतलब एक दो खांचे, और उसकी वजह से लोब कितने बन गए, पिंड कितने बन गए? एक दो तीन, तो तीन पिंड बन गए। तो ये देखिए ये तो यहाँ पे 1 डिग्री थी, ये 1 डिग्री ब्रोंकाई थी, और ये देखिए ये 2nd डिग्री ब्रोंकाई आ गई। मतलब क्या है? द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी यहाँ पे कितनी है? 1 2 3। यहाँ पे कितनी थी? केवल 1 2 1 2, और यहाँ पे कितनी? 3। यहाँ पे 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेफड़ों के 3 लोब है, 3 पिंड है, 1 2 3, और यहाँ पे 2 ही थे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं मानता हूँ। और एक खास चीज यहाँ पे देखिए, कंठ के नीचे, लैरिंक्स के जस्ट नीचे से यहाँ पे सी आकार की वलय, सी आकार की जो वलय रिंग नुमा संरचना होती है उपास्थि की बनी हुई है, तो ये क्या होती है? अपूर्ण होती है। देखिए ये यहाँ से आपको पूरी दिखी होगी, पर एक्चुअली में ये ऐसी होती है, ये बस ये यहाँ तक होती है, अपूर्ण होती है, आधी अधूरी होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है? यहाँ से ये लगना चालू होती है ट्रेकिया से, ट्रेकिया से लगते हुए ये आपको खास चीज याद रखनी, प्रारंभिक जो श्वसनिका होती है, जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होता है, केवल वहां तक ही पहुंचती है, उसके बाद में इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब इनका काम क्या है? ये देखिए उपास्थि की बनी हुई सी आकार की वलय होती है, ऐसे ऐसे यूं लगी रहती है इसके ऊपर, ठीक है। अभी ये क्या करती है? ये इसको जो श्वास नली होती है और ये जो बाकी जो श्वास नली का ये जो जाल होता है इसको पिचकने से रोकता है। देखिए जब भी हम हवा बाहर छोड़ते हो तो हवा क्या होती है? बाहर जाती है, तो ये पिचकने का डर रहता है, जैसे ये है, ये ऐसे ही पिचक जाएगा, लेकिन ये क्या है? इसके ऊपर लगे रहने की वजह से ये पिचक नहीं पाती है। आप समझ रहे ना मेरी बात? देखिए ये ऐसा है, और इस पे ये सी आकार की वलय लगी हुई है, उपास्थि की बनी होती है। किसकी बनी होती है? उपास्थि की बनी होती है। और कौन सी उपास्थि की बनी होती है? हाइलिन उपास्थि की बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। और ये क्या होती है? इसके ऊपर चिपकी रहती है। अगर ये ना हो, मान लीजिए अगर ये वलय ना हो, ऐसी उपास्थि की बनी हुई वलय ना हो, तो जैसे जहां से जब वायु बाहर जाती है तो साथ में इनके यूं श्वास नली का यूं पिचकने का डर रहता है, ये इस तरह से पिचक सकती है, ऐसे पिचक जाएगी। तो इससे क्या हो जाता है? फिर हमारा जो श्वसन मार्ग है वो अवरुद्ध हो सकता है और इसमें मृत्यु होने का डर है। तो इसके लिए यहाँ पे सी आकार की उपास्थि की बनी हुई बहुत सारी वलय लगी होती है। और कहाँ से कहाँ लगी होती है ये खास चीज आपको याद रखनी है। ये बनी होती है ट्रेकिया से शुरू होती है, और जो प्रारंभिक श्वसनिका होती है, इनिशियल ब्रोंक्यूल जो होता है, केवल वहां तक होती है। उसके बाद में ये बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। ये तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत मोटा बना के दिखाया है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, जो आगे की जो ब्रोंक्यूल्स होती है, तो वहां पे इन वलयों की जो कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इन रिंग्स की आगे जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से शुरू होके देखिए कहाँ कहाँ है? ट्रेकिया है, प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, टर्शरी में है, श्वास नली में है, प्राथमिक श्वसनी में, द्वितीयक श्वसनी में, तृतीयक श्वसनी में, और प्रारंभिक श्वसनिका में है। इसके बाद में ये नहीं होती, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अब देखिए जो कूपिका होती है यहाँ तक ये लास्ट होता है, और ये मैंने आपको बता दिया लेफ्ट और राइट होता है। और हाँ देखिए खास भाग, चालन भाग, कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है? ये आपका 1 नंबर के या 2 नंबर के सवाल में आ सकता है। देखिए क्या होता है?
जो बाह्य नासा द्वार होता है, यहाँ से लेके लास्ट की जो अंतःशोषणिका होती है, अंतःशोषणिका होती है नासिका से लेके, यहाँ से लेके हम अगर आएंगे अंतःशोषणिका तक, तो यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं चालन भाग। क्या कहते हैं? चालन भाग, कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है ना। मतलब यहाँ से लेके यहाँ क्या होता है, जो वायु होती है वो ट्रेवल करती है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 क्या होते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो मतलब यहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ से लेके वो यहाँ तक चलते हैं, तो उसे हम क्या कहा जाता है, चालन भाग कहा जाता है। और श्वसन और विनिमय भाग क्या होता है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, ये क्या होता है, कुपिकाएं तथा उनकी नलिकाएं। ये जो कुपिकाएं होती है और यहाँ पे देखिए नलिकाएं लगी होती है ऐसे, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का और CO2 का आदान प्रदान होता है। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाती है ब्लड के अंदर, और यहाँ से CO2 वापस ब्लड से निकल के लंग्स के अंदर प्रवेश करती है, कुपिका के अंदर जाती है, और वापस CO2 यहाँ से बाहर निकलती है ना। CO2 मतलब पूरी वायु बाहर निकलती है और यहाँ वापस पूरी वायु अंदर रहती है। तो जहाँ तक वायु आ रही है वो तो कहलाएगा यहाँ तक का आपका चालन भाग, ठीक है। और जो कुपिकाएं आ जाती है, कुपिकाएं और उनकी जो नलिकाएं होती है, देखिए यहाँ पे ब्लड होता है, केशिकाएं होती है, तो ये वाला भाग जहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ भेजी जा रही है और CO2 यहाँ से ली जा रही है, तो इसे कहा जाता है विनिमय भाग। जहाँ पे क्या हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, श्वसन या विनिमय भाग, है ना। रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट, जहाँ पे क्या हो रही है, चीजें एक्सचेंज हो रही है। कुपिका और उनकी नलिका, केवल और केवल ये दो चीजें ही क्या है, श्वसन और विनिमय भाग। और चालन भाग बहुत बड़ा है, यहाँ से चालू होता है जहाँ तक वायु चलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक अंतःशोषणिका तक। और अगर आप मुझे बताइए, अगर आप इसको देखे श्वसन मार्ग बना सकते हैं क्या? चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ और आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर हम बात श्वसन मार्ग की चालू करें, अगर आप यू लिखना चालू करें, एक बॉक्स बनाए, फिर उसके बाद एक एरो खींच के अगला बॉक्स बनाए, तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले नासा द्वार आएगा, ठीक है। नासा द्वार के बाद में देखिए अगला कहाँ पे जा रहा है, सेकंड ग्रसनी में जा रही है वायु, ठीक है। ग्रसनी के बाद में कहाँ पे आ गई, ग्रसनी के बाद में देखिए, ग्रसनी के बाद में हम यहाँ जो ये लेते हैं, ग्रसनी के बाद में कहाँ गया वो, लेरिंग्स, ये रहा थर्ड, ठीक है। लेरिंग्स के बाद में देखिए फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, ट्रेकिया आ जाएगा, श्वास नली आ जाएगी, ट्रेकिया क्या आ जाएगी, श्वास नली। उसके बाद में आ जाएगा प्राथमिक श्वसनी, 4 नंबर पे ये, 5 नंबर पे ये, 6 नंबर पे द्वितीयक, 7 नंबर पे ये, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए 8 नंबर पर प्रारंभिक, देखिए 8 नंबर पे क्या आ जाएगा, प्रारंभिक श्वसनिका। उसके बाद में बहुत सारी हो जाती है, और लास्ट में आप ये ले सकते हैं ना, अंतःश्वसनिका या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और उसके बाद में आप ले सकते हो कुपिका, ये रहा 10 नंबर। अगर आप इसका एक श्वसन मार्ग बनाना चाहें, जो कई बार आपको नोट्स में लिखवाया होगा कि यू करके मतलब कि कहाँ से वायु कहाँ से प्रवेश करती है, और अगर हम कंटिन्यूस को लेना चाहें तो कहाँ, सबसे पहले देखिए वायु कहाँ से प्रवेश करती है, नासा द्वार से। नासा द्वार के बाद में यहाँ से नासा कक्ष से होते हुए ग्रसनी में पहुँचती है। ग्रसनी के बाद में ये कहाँ से, लेरिंग्स में प्रवेश करती है, और लेरिंग्स के बाद में ये आ जाती है ट्रेकिया में, श्वास नली में। उसके बाद में देखिए ये आगे डिवाइड होके प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद में देखिए सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद में टर्शियरी ब्रोंकाई, और टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद में क्या हो जाता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स क्या करती है, बार बार डिवाइड होती रहती है, और लास्ट में जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है वहां तक, और उसके बाद में कुपिका तक। तो इस प्रकार से ये श्वसन मार्ग बन जाता है। तो आप इसे एक बार अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ओके। और मैं आपको अब खास जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कहाँ गया डस्टर, 1 मिनट, है ना। अरे यार, मैं देखिए इसे मिटा रहा हूँ, और मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें जो खास चीज़ें हैं वो ये चालन भाग और विनिमय भाग, एक्सचेंज जो पार्ट होता है, इनका क्वेश्चन आ सकता है। और ये बाकी चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी, देखिए। और यहाँ पे देखिए उपास्थि से बनी हुई क्या क्या चीज़ें थी, एक तो एपिग्लोटिस था, कंठ छद्म जो था, जो खाने को अंदर श्वास नली के अंदर जाने से रोक रहा था। एक जो लेरिंग्स था, जो साउंड बॉक्स था, वो उपास्थि का बना हुआ है। एक ये जो वलय बनी हुई है, सी आकर के जो छल्ले बने हुए हैं, छल्ले जो बने हुए, रिंग्स जो बनी हुई है, वो उपास्थि के बने हुए हैं। और कौन सी उपास्थि बने हुए हैं, हाइलाइन कार्टिलेज के बने हुए, ठीक है ना। उपास्थि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। अब जो खास चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये अभी तक जो भी चीज़ आपको बताई है, ये घुमा फिरा के आपके 10th क्लास वाला ही पार्ट चल रहा है, अभी एक्चुअल पार्ट आगे आएगा। तो आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और जो मैं आपको कह रहा था श्वसन तंत्र का मार्ग, अब वो देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, पर मैंने सोचा अलग से लिख ही लिया जाए इसे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहले आता है बाह्य नासा छिद्र।
वायु कहाँ से प्रवेश करती है? यहाँ से। उसके बाद में कहाँ जाती है? ग्रसनी में, फेरिंग्स में। उसके बाद कहाँ जाती है? कंठ में, लेरिंग्स में, ये हमारा साउंड बॉक्स था। उसके बाद कहाँ जाती है? श्वास नली में, ट्रेकिया। और उसके बाद में देखिए ट्रेकिया, जो ये देखिए ट्रेकिया जो होती है, जैसे ये ट्रेकिया आ रही है, ये जब ऐसे दो भागों में बढ़ जाती है तब इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक श्वसनी, है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये कहाँ पे जाके टूटती है, मतलब कहाँ पे जाके इसे विभाजित होती है? जो पांचवी थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, देखिए जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें छोटी छोटी बोन्स बनी हुई होती है, तो उसमें भी अलग अलग उप होता है। जैसे ऊपर जो होती है वो ग्रीवा, ऊपर जो होती है वो ग्रीवा कशेरुक होती है, और जो कशेरुक दंड होता है उसके अंदर ऊपर जो होता है वो ग्रीवा कशेरुक होता है, और जो नीचे जो होता है वक्ष्य कशेरुक, उसमें भी अभी मैं आपको चित्र बना के बताऊंगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, पांचवी वक्शीय कशेरुक, सिंपल भाषा में कहूँ तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें भी जो वक्ष गुहा के पास में जो वो वाली जो वक्ष्य कशेरुक होती है, उसमें जो पांचवी जो हड्डी होती है वहां पे जाके ये से डिवाइड हो जाती है। ये पांचवें नंबर की है कशेरुक, वहां पे जाके डिवाइड हो जाती है, और उसके बाद में द्वितीयक श्वसनी में हो जाती है। उसके बाद तृतीयक श्वसनी, ये हमने देखा था कैसे होती है, ये कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है। उसके बाद श्वसनिकाएं आ जाती है ना, प्रारंभिक श्वसनिकाएं ब्रोंकियल्स जो होती है, और अंतिम श्वसनिकाएं। उसके बाद में लास्ट क्या आ जाता है? वायु कुपिका। तो वायु यहाँ से प्रवेश करती है, ऐसे होते हुए यहाँ आके लास्ट में कहा जाती है वायु कुपिका में, और उसके बाद यहाँ से होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, जिसे हम क्या कहते हैं? विनिमय। कुपिका और उसकी नलिकाएं क्या थी? हमारा विनिमय भाग था, एक्सचेंज पार्ट होता है जहाँ पे एक्सचेंज चल रहा है ना। और ये यहाँ तक, यहाँ से लेके इस पार्ट तक, ये सब क्या है? चालन भाग है, कंडेंटिक पार्ट है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आप बचपन से आप ये समझते आ रहे हैं कि ये आपके लंग्स है ना, ये लंग्स नहीं है, ये फेफड़े ऐसे नहीं होते हैं, सॉरी, ये जो ये होता है ये फेफड़े नहीं होते हैं। फेफड़े, ये फेफड़ों का सुरक्षात्मक आवरण है। क्या है? सुरक्षात्मक आवरण है। फेफड़े इनके अंदर होते हैं। और फेफड़े क्या होते हैं? देखिए ट्रेकिया को आप छोड़ दीजिए, फेफड़े शुरू होते हैं यहाँ से, ये आपने लिख लिया होगा, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, श्वसनिका और वायु कुपिका। यहाँ से लेके ये जो पार्ट चल रहा है यहाँ तक, वायु कुपिका तक, ये होते फेफड़े। ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए एक्चुअल में फेफड़े होते क्या है? श्वसनी, श्वसनिकाएं और जो कुपिकाएं होती है, उनका जो जाल होता है, वो जो ब्रांच में, शाखा में होते हैं, इनको मिला के क्या कहा जाता है? फेफड़ा लंग्स कहा जाता है। इनको मिला के क्या कहा जाता है? लंग्स कहा जाता है। और जो ये जो पार्ट बना हुआ है वो क्या होता है? इसके अंदर रहता है, इसलिए हमेशा ऐसा डायग्राम बनाया जाता है। ये क्या? इसका सुरक्षात्मक आवरण है। ठीक है, ये वाली लाइन आप लिख लीजिए ना। लंग्स, कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है नीट में या सेकंड ग्रेड में या लैब असिस्टेंट में, कि लंग्स में कौन कौन शामिल है या कौन मिलके लंग्स को बना रहे हैं, तो वहां पे आपको ट्रेकिया नहीं करना है ना। श्वसनी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई जो होती है, ठीक ना, ये तीन चीजें हैं। और अभी तक देखिए मैं सही बताऊं तो अभी तक जो भी हमने यहाँ पढ़ा है वो तो कुल मिला के घुमा फिरा के 10th तक की बातें थी, 9 10th की बातें थी। अब आपका जो 11 12th की जो चीज़ें वो अब यहाँ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हम फेफड़ों का डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ये ट्रेकिया है, ये क्या है? ये ट्रेकिया है, श्वास नली, और ये प्राथमिक श्वसनी है। देखिए
ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, ठीक है। देखिए ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, इसमें देखिए इसमें कितनी खांच है, इसमें 2 खांच है। ये जो होती है इन्हें क्या कहा जाता है, दरार या खांच ना। तो इसमें एक, इसमें कितनी है, 2 है, और इसमें एक ही दरार है, एक ही खांच है। ठीक है। इसमें पिंड कितने हैं या फिर लोब क्या था, देखो मतलब इसमें पिंड या फिर लोब कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 3 पिंड होते हैं। देयर आर 3 लोब्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल 1 2, यहाँ पे केवल 2 लोब्स होते हैं, है ना। देखिए इसमें कितने पिंड है, 1 2 3, और इसमें कितने पिंड है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, जब ये द्वितीयक श्वसनी बनती है तो वो ऐसे ऐसे और ऐसे अलग अलग पिंड में अलग अलग श्वसनी जाती है। वो कौन सी वाली, सेकेंडरी वाली। और यहाँ पे केवल 2 ही बनती है। यहाँ पे सेकेंडरी कितनी है, 1 2 3 है, और यहाँ पे कितनी, 2 है। ये आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा मैं इनका अंतर लिख ही देता हूँ तो आपको थोड़ा हेल्प में रहेगा। ये तो ठीक है। और एक स्पेशल बात, ये सिंपल होता है एकदम, शेप में एकदम सिंपल होता है, पर यहाँ पे एक स्पेशल चीज है। ये क्या है, यहाँ पे ये कार्डियक खांच है। इस वजह से इसकी शेप थोड़ी सी आम जैसी है लेफ्ट वाले की। राइट वाला एकदम सिंपल सिंपल नॉर्मल शेप में होता है। यहाँ मैं इनके अंतर लिख देता हूँ। देखिए राइट वाले में क्या है, 3 दरार होती है। यहाँ पे देखिए कितनी होती है, सॉरी यहाँ पे 2 दरार होती है, और यहाँ पे 1 दरार होती है ना। और यहाँ पे देखिए 3 पिंड होते हैं या लोब्स होते हैं, और यहाँ पे 2 ही पिंड होते हैं। और यहाँ पे देखिए कार्डियक खांच अनुपस्थित। और यहाँ पे कार्डियक खांच उपस्थित। देखिए पेन थोड़ा सा लाइट चलने लग गया है। देखिए इंक ख़त्म हो गई थी तो मैंने वापस इसमें इंक भरी। और अब हम थोड़ा सा फेफड़ों की डिटेल में संरचना पढ़ लेते हैं। और देखिए सब कुछ तो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ख़ास चीज़ आ जाती है, हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं जो द्विस्तरीय देखिए हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं जो द्विस्तरीय फुफ्फुसरावण से ढके रहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो ये होते हैं ये फेफड़े नहीं होते, ये केवल उनका सुरक्षात्मक आवरण है, ठीक है ना। तो उसमें जो ये 2 लेयर होती है उसमें से एक था ये। देखिए मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो है ना। देखिए डबल लेड प्लूरा, इसे क्या कहा जाता है, प्लूरा, प्लूरा या फिर प्लूरा, ठीक है ना। जो द्विस्तरीय फुफ्फुसरावरण है, फुफ्फुसरावण, उसे क्या कहा जाता है, प्लूरा, ठीक है। देखिए मैं आपको बना के बता देता हूँ।
ये कार्डियक खाज होती है। ठीक है, और ये जो द्विस्तरीय फुफ्फुस आवरण है इनके अंदर क्या होता है, फुफ्फुसरावणी द्रव भरा रहता है। ना इनके अंदर क्या, इन दोनों के बीच में क्या भरा रहता है, प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, फुफ्फुसरावणी द्रव भरा रहता है। ठीक ना, देखिए जो बाहर वाली होती है इसे क्या कहा जाता है, पेराइटल प्लूरा, और जो अंदर वाली होती है इसे क्या कहा जाता है, विसरल प्लूरा। इनके हिंदी में भी यही नाम है। और ये जो इनके बीच की जो जगह है, ये जो इनके बीच की जगह है, यहाँ पे कौन सा एक, यहाँ पे एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहा जाता है, फुफ्फुसरावणी द्रव, ये वाला प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। ये क्या करता है, इन फेफड़ों में घर्षण न होने पाए इसका ये काम करता है, इनको घर्षण से बचाने का काम करता है। अब देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ पे ये फेफड़े किसके अंदर होते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। ऐसा मान लीजिए एक कोई आदमी जिसको अगर हम यहाँ से काटे, अगर हम यहाँ से काट दें तो उसका कैसा चित्र बनेगा, ये किसी पर्सन को हम ले रहे हैं जिसको हमने यहाँ से काट दिया और हम ऊपर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ ऊपर से देख रहे हैं, तो देखो कैसा दिखेगा। ठीक है ना, ये देखिए ये हो गया आपका राइट लंग है ना, ये हो गया लेफ्ट लंग है ना, और देखिए ये तो जो हमारे शरीर की वॉल होती है, बॉडी वॉल हो गई। ये शरीर की बाहर की जो वॉल है, ये बाहरी वॉल है। देखिए कुछ नहीं होता है, जो इंसान का शरीर होता है ना, वो एकदम पाइप की तरह होता है। एक पाइप, जैसे पाइप होती है ना, पाइप, और उसके अंदर सामान भर देते हैं, तो वैसे ही इंसान का शरीर क्या पूरा ट्यूब जैसा, पाइप जैसा शरीर होता है, और उसके अंदर क्या होता है, ये सारे अंग और सामान रखे हुए होते हैं। और ये देखिए ये आ गई पेराइटल प्लूरा। और जो ये जो रेड वाला है ये कौन सा है, ये विसरल प्लूरा है। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा भरा रहता है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है ना, अब आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। देखिए ये विसरल प्लूरा है, ये पेराइटल प्लूरा है, और ये तो हमारी बॉडी वॉल है जो बाहर की। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो फेफड़े जो लंग्स होते हैं वो दो स्तर से सुरक्षात्मक आवरण में रहते हैं ना, द्विस्तरीय फुफ्फुस आवरण से ढके रहते हैं, और साथ में इनमें क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, जो ये क्या करता है, इनको घर्षण होने से बचाता है। और अब हम, ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ कि फेफड़े क्या होते हैं और कहाँ होते हैं। देखिए यहाँ पे फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो कि एक
वायुरोधी कक्ष होता है ना। देखिए देखिए फेफड़े क्या होते हैं, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। और वक्ष गुहा किसी चीज है, वक्ष गुहा एक वायुरोधी कक्ष होता है, ठीक है ना। वायुरोधी कक्ष का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हवा अंदर और बाहर नहीं आ सकती। अब ये देखिए ये एक डब्बा है, अब मैंने इसका ढक्कन लगा दिया, अब ना तो इसके अंदर वायु अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है। देखिए जब तक ये इसका मैंने ढक्कन लगा के रखा हुआ है, ना वायु अंदर जा सकती ना बाहर आ सकती। तो वक्ष गुहा क्या होता है, ऐसा ही होता है, पूरी चारों तरफ से पैक होता है, इसके अंदर कहीं से भी हवा एंटर नहीं कर सकती है। तो ऐसा होता है वायुरोधी कक्ष होता है वक्ष गुहा का, जिसके अंदर क्या होता है, फेफड़े रहते हैं। और देखिए मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के बताता हूँ। और देखिए नीचे क्या होता है, मतलब मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि ना फेफड़े होते कहाँ हैं और कैसे कैसे होते हैं। देखिए ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। देखिए ये रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, देखिए सबसे ऊपर क्या होता है, गिरवा कशेरुक होती है। जो हमारी गर्दन होती है ना, यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं यहाँ पे, उन्हें क्या कहा जाता है, गिरवा कशेरुक, या फिर क्या कहा जाता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। और इसके जो नीचे होता है इसे क्या कहा जाता है, वक्ष कशेरुक, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा, देखिए गिरवा कशेरुक होती है ऊपर, वक्ष कशेरुक होती है इसके उसके नीचे। और यहाँ बिल्कुल यहाँ और नीचे हम अगर जाएँ तो यहाँ पे क्या जाता है, लुम्बर वर्टिब्रा, ठीक है ना, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, कटी कशेरुक। देखिए एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो ये रीढ़ की हड्डी है, और उसमें अलग अलग कशेरुक दंड है। ये पूरी क्या है, कशेरुक दंड है, रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है ना। ये क्या है, कशेरुक दंड है, वर्टिब्रल कॉलम में। ऊपर क्या होती है, गिरवा कशेरुक होती है, नीचे क्या होता है, वक्ष कशेरुक होता है, और उसके नीचे क्या होता है, कटी कशेरुक होता है। और भी नीचे और भी हड्डियाँ होती है जो थोड़ी सी जगह कम है। और वैसे भी हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब आगे आने वाले चैप्टर गमन और संचलन है ना, उसके अंदर पूरा आपको इसी के हड्डियों के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसे क्या कहा जाता है, उरोस्थी। स्टर्नम, इसे क्या कहा जाता है, स्टर्नम कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिब्स होती है, पसलियाँ। अब देखिए ये क्या है, ये कशेरुक दंड था, उसके अंदर भी जो वक्ष कशेरुक है, ये फेफड़ों की जो मेन जगह होती है वक्ष। ये देखिए बायोलॉजी के अंदर कहीं पे भी जहाँ आपको खाली जगह दिख जाए कि यहाँ कोई खाली जगह है, तो उसे क्या कहा जाता है, गुहा, कैविटी। तो ये क्या है, थोरेसिक वर्टिब्रा, जो मेरुदंड मतलब कशेरुक दंड में जो ये वाला पार्ट आता है, इसे क्या कहा जाता है, वक्ष कशेरुक, थोरेसिक वर्टिब्रा। और ये वाली जो गुहा, ये जो खाली जगह पड़ी, इसे क्या कहा जाता है, वक्षीय गुहा। 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 क्या कहा
थोरेसिक कैविटी, इस खाली जगह को क्या कहा जाता है? थोरेसिक कैविटी। और ये जो हड्डी है ऊपर, इसे क्या कहा जाता है? उरोस्थी स्टर्नम। ये हमारे यहाँ पे होती है स्टर्नम, ये आप यहाँ से महसूस कर सकते हैं इसे हाथ लगा के। और पीछे ये कशेरुक दंड है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना। तो पीछे क्या है? कशेरुक दंड है, पीछे क्या है? कशेरुक दंड, आगे क्या है? उरोस्थी, ये वाली जो हड्डी है यहाँ से, ये है उरोस्थी स्टर्नम। और ये क्या है? रिब्स है साइड में, ये देखिए यहाँ पे आप हाथ लगा के देखिए, ये क्या है? रिब्स है, पसलियाँ। ये कितनी होती है संख्या में? 12 जोड़ी होती है। देखिए 12 इस तरफ होती है और 12 इस तरफ होती है, आप यूँ इनको टच करके महसूस कर सकते हैं। ये वाली जो होती है ये पसलियाँ होती है, रिब्स होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर और एक और चीज़, यहाँ पे इसके बाहर क्या होता है? खाली बिल्कुल भी नहीं होता, ये एयर टाइट कैसे होता है? देखिए यहाँ पे स्पेशल पेशियाँ लगी होती है, मसल्स लगी होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बाह्य अंतरा परशुक पेशियाँ, बाह्य अंतरा परशुक पेशियाँ। तो अब ये पूरी तरह से पैक हो गया है। और नीचे यहाँ पे क्या होता है? डायाफ्राम होता है। ये क्या है? डायाफ्राम। सॉरी थोड़ा सा, तो ये नीचे क्या होता है? डायाफ्राम। नीचे से हो जाता है डायाफ्राम, साइड से हो जाती है रिब्स, आगे से हो जाती है उरोस्थी स्टर्नम, पीछे से क्या हो जाता है? कशेरुक दंड, कशेरुक दंड वर्टिबल कॉलम। तो अब ये पूरा एयर टाइट है। अब यहाँ ना तो कहीं से हवा आ सकती है, ना कहीं से हवा जा सकती है। केवल और केवल हवा आने का एकमात्र रास्ता होता है, क्या होता है? ट्रेकिया होता है, श्वास नली होती है। ये वाला आप डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। और ये वाला डायग्राम आपको आना ही चाहिए। ये पूरा चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही पे है। अंत्य श्वसन मतलब इंस्पायरेशन और बहि श्वसन एक्सपायरेशन, हम सांस लेते कैसे हैं और सांस छोड़ते कैसे हैं, उसमें इन सभी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप वो वाली चीज़ नहीं समझ पाएंगे, पर कोई बात नहीं, मैं आपको एकदम ढंग से समझाऊंगा। तो ये क्या है? कशेरुक दंड है पीछे, कहाँ की साइड है? कशेरुक दंड वर्टिबल कॉलम कहाँ होता है? डोर्सल साइड में। कहाँ होता है? पृष्ठ भाग में, पृष्ठ भाग में होता है, ठीक है ना। और नीचे तो डायफ्राम आ गया, इधर वेंट्रल साइड में कौन आ गया? उधर भाग में, उधर भाग में कौन आ गई? उरोस्थी आ गई। और यहाँ पे क्या है? डायफ्राम आ गया, और ऊपर से ही पैक रहता है ऊपर, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे होते लंग्स, ये यहाँ पे ऐसे लंग्स होते हैं, इसके अंदर होते हैं लंग्स। एक लंग इस तरफ होता है, एक लंग इस तरफ होता है। तो आप देखिए पीछे क्या है? कशेरुक दंड है, आगे क्या है? उरोस्थी है, स्टर्नम होता है। और साइड में क्या होता है? रिब्स होती है। रिब्स कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। और यहाँ पे क्या होता है? बाह्य अंतरा परशुक पेशियाँ। देखिए थोड़ी सी जगह कम है, और मेरी बात सुनिए, ठीक है ना। ये जो वक्ष कशेरुक होती है, ये संख्या में कितनी होती है? ये संख्या में 12 होती है। कितनी होती है? 12। और देखिए ये 1 2 3 4 5, जहाँ पे पांचवी वक्ष कशेरुक आ जाती, वहां पे क्या हो जाता है? जो हमारी ट्रेकिया की श्वास नली 5वीं वक्ष कशेरुक में 2 भागों में बढ़ जाती है, और क्या बना लेती? प्राथमिक श्वसनी 1 डिग्री ब्रोंकाई। तो यहां से ऊपर से 5वीं नहीं, ठीक ना, वक्ष कशेरुक थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा में फिफ्थ वर्टिब्रा होती है, वहां पे जाके जो श्वास नली होती है ट्रेकिया, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। इस प्रकार से एक लंग में एक जाती है, दूसरे लंग में दूसरी जाती है, ठीक है। ये आपको ये डायग्राम बनाना है, ये वाला मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब देखिए वो मैंने जो डायग्राम बनाया था वो साइड से बनाया था, थोड़ा मैं आगे से आपको बना के बता देता हूँ, ठीक है।
ये इस प्रकार से फेफड़े होते हैं। और पीछे आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये क्या है, कशेरुक दंड। सिंपल भाषा में कहूँ तो क्या है, रीढ़ की हड्डी है। और आगे वाला हिस्सा क्या है, उरोस्थी। स्टर्नम, साइड में क्या है, रिब्स है, पसलियाँ है, जो संख्या में कितनी होती है, 12 होती है। और ये यहाँ पे देखिए बाह्य अंतरा पशु पेशियाँ होती है सभी रिब्स के बीच में, तो ये पूरी तरह से पैक हो जाता है। बाह्य अंतरा परशुक पेशियाँ। और देखिए यहाँ नीचे क्या होता है, डायाफ्राम। ठीक है। और ये यहाँ पे होते हैं आपके लंग्स, इसके अंदर पड़े रहते हैं ऐसे। अंदर क्या रहता है, लंग्स रहते हैं, अंदर पड़े रहते हैं। नीचे क्या होता है, डायाफ्राम होता है। ऊपर यहाँ साइड में क्या होती है, पसली आ जाती है। सामने यहाँ क्या है, उरोस्थी स्टर्नम में। पीछे क्या है, वर्टिबल कॉलम है, कशेरुक दंड है ना, रीढ़ की हड्डी है। इसके बीच में लंग्स पड़े रहते हैं। और जब आप पैदा होते हैं, जब आप एकदम छोटे बच्चे होते हैं, तब क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से फेफड़े पड़े रहते हैं। फेफड़े क्या है, गुब्बारे की तरह होते हैं। ये मैं आपको तब को बता रहा हूँ जब आप मतलब कोई भी इंसान होता है, जब वो उसके मम्मा के पेट में होता है, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे ये रिब्स बनी हुई है। तो अभी देखिए कैसे पिचके हुए हैं, और ये एयर टाइट चैम्बर है। अब मैं आपको देखिए छोटा सा मैं आपको करके बताता हूँ, देखिए। और यहाँ पे शुरू में क्या होता है, जब ये आपका, अगर आप मतलब कोई बच्चा है, अगर वो कहाँ है, गर्भ में है, ठीक है ना, तो यहाँ अंदर जो इन फेफड़ों का जो दाब होता है, इनके अंदर जो दाब होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव प्रेशर, ठीक है ना, ऋणात्मक देखिए सबसे पहले आप एयर टाइट चैम्बर का मतलब समझिए। अगर मैं इसके यहाँ पर हाथ रख दूँ तो ये कैसा हो जाएगा, एयर टाइट हो जाएगा, कहीं पे भी इसमें हवा अंदर से ना आ सकती ना जा सकती है। और अगर मैं इसको मुंह से खींचने की कोशिश करूँ तो ये एकदम यहाँ पे ही चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि पीछे क्या है, पीछे एकदम टाइट है, कहीं से भी हवा आने जाने का कोई मार्ग नहीं। तो अगर मैं इसको मुंह लगा के खींचूँ तो ये चिपक जाएगा ऐसे, है ना। और अगर यहाँ पे अगर छेद कर दिया जाए तो ये क्या होगा, फिर ये चिपकेगा नहीं, हवा आर पार चली जाएगी। तो वैसे क्या होता है, ये डायफ्राम है, तो ये आप मान लीजिए ये क्या है, डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, ये रिब्स बनी हुई है यहाँ पे, ये रिब्स बनी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। ये उरोस्थी बनी हुई है, और पीछे क्या है, कशेरुक दंड है। ये देखिए ये पीछे कशेरुक दंड है, ये पीछे कशेरुक दंड है, रीढ़ की हड्डी है, आगे क्या उरोस्थी है, और यहाँ पे रिब्स बनी हुई है। ये क्या बनी हुई, रिब्स। और जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, देखिए मैं थोड़ा गुब्बारे से आपको करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा बजट कम है, आप समझ ही सकते हैं। तो जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके जो फेफड़े होते हैं वो तो बिल्कुल ही इस तरह से पिचके हुए रहते हैं। ये दिख रहा है आपको, पिचके हुए, बिल्कुल ही पिचके हुए, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे खराब है, इसमें जैसे किसी ने सुई चुप के हवा निकाल दी है। तो ये क्या होते हैं, पिचके हुए रहते हैं। और इनके अंदर कैसा होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी, ऋणात्मक दाब होता है। अभी ऋणात्मक दाब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो ये है पूरा, ये है वक्ष गुहा, क्या है, थोरेसिक चैम्बर है। आगे उरोस्थी स्टर्नम, साइड में क्या है, रिब्स है, पीछे देखिए क्या है, कशेरुक दंड है, ऐसा होता है। और जब छोटा बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा जब मतलब पैदा नहीं होता, जब गर्भ में होता है, तो उसके अंदर इस प्रकार से ये लंग्स पड़े रहते हैं। देखिए 2 लंग्स होते पर एक ही मतलब मैं एक ही बलून से आपको करके बता रहा हूँ, है ना। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर पिचका हुआ होता है, उसके अंदर क्या होता है, ऋणात्मक दाब होता है। और जैसे ही जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है तब क्या होता है, डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करता है, छोटे बच्चे को उठाता है और उसके पीछे एक झपट मारता है ना। तो झपट मारते क्या होता है, बच्चा रोने के लिए पहली बार मुंह खोलता है, और जैसे ही मुंह खोलता है तो पहली बार हवा अंदर जाती है, और पहली बार क्या होती है, हवा अंदर जाती है। अब देखिए ये छोटा सा बच्चे का जब वो गर्भ में होता है तब उसका फेफड़ा है, उसके लंग्स है, और जब डॉक्टर ने उसके झपट मारी तो रोने के लिए उसने मुंह खोला और हवा पहली बार कहाँ गई, अंदर गई।
तो अब आप देखिए, और ये एयर टाइट का मतलब समझिए, अभी आप एयर टाइट समझ जाएंगे ना। अब देखिए ये जैसे बच्चे को झपट मारी और बच्चा रो गया और उसके अंदर मुंह के अंदर क्या हो गई, हवा चली गई, और हवा कहाँ से, बाहर से आके हवा कहाँ गई, एयर कहाँ गई, फेफड़ों के अंदर आ गई। अब देखिए कैसा फूल गया फेफड़ा। तो जैसे ही बच्चा पहली बार होता है तब ये फेफड़े क्या होते हैं, पहली बार इनके अंदर हवा जाती है और ये फेफड़े फूल जाते हैं। और अब देखिए एयर टाइट का मतलब समझिए, ऊपर से अब में से कितना भी खींच भी बाहर निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि नीचे से हवा आ नहीं सकती, ऊपर से हवा जा नहीं सकती, और ये बलून के अंदर हवा है और इसका मैंने मुंह पकड़ रखा है। तो ये देखिए ये होता है एयर टाइट ना। और अब जब हम सांस छोड़ते हैं तब, और मेरी बात सुनिए, ये जो फेफड़े होते हैं ना, ये बिल्कुल इस गुब्बारे की तरह होते हैं, ये तो फूलना चाहते हैं। ये तो एयर टाइट चेंबर होता है, इसके अंदर चिपके हुए रहते हैं और इसकी वजह से फूल नहीं पाते। वरना अगर यहाँ से ये पसली हटा दी जाए, क्या हटा दी जाए, अगर पसली हटा दी जाए, उरोस्की हटा दी जाए, और इनमें कंटिन्यू फेफड़ों में सांस भरते रहे तो ये फट जाएंगे। जैसे अभी ये फट नहीं पा रहा, मैं कितनी भी हवा भरूं इसके अंदर, देखिए और नहीं फूल रहा है। लेकिन जब मैं अगर इसे बाहर निकाल दूं और अभी मैं इसमें हवा भरूंगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, और थोड़ी और हवा भरूंगा तो ये पूरा फट जाएगा। वैसे ही क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, फेफड़े क्या होते हैं, यहाँ पे अंदर चिपके रहते हैं, तो ये फट नहीं पाते। ये चाहते तो कि हम पूरा फूल जाए और फट जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनकी रक्षा कौन करते हैं, ये सारी चीजें रक्षा करती है, ठीक है। और ये इनके साथ में क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। और नीचे क्या डायफ्राम है, ये डायफ्राम, ठीक है ना। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और एयर टाइट का मतलब आप समझ गए ना, ये एयर टाइट है, ना कहीं से हवा आ सकती ना कहीं से जा सकती है। हवा आने का केवल एकमात्र साधन है, वो है यहाँ पे श्वास नली। श्वास नली में भी कहाँ जाती, लंग्स में। अब देखिए लंग्स में हवा भर गई, और जब हम सांस छोड़ते तो वापस सांस में हवा बाहर निकलती है। और एक बात ध्यान रखिए, जब लाइफ में आदमी जब माँ के गर्भ में होता है तभी उसके फेफड़े हमेशा के लिए खाली होते हैं। एक बार अगर आदमी ने जिंदा मतलब जन्म ले लिया और एक बार उसके शरीर में वायु प्रवेश कर गई तो हमेशा थोड़ी सी वायु बची हुई रहती है। ये देखिए पूरा खाली नहीं हुआ, हमेशा थोड़ी सी वायु बची रहती है। ये वाली वायु कभी लाइफ में कभी बाहर नहीं निकल सकती, ठीक ना। ये वाली वायु क्या होती है, कभी लाइफ में बाहर नहीं निकल सकती। अगर ये भी बाहर निकल जाएगी तो क्या हो जाएंगे, फेफड़े जो हो जाते हैं वो पिचक जाएंगे ऐसे। जैसे ये फेफड़े हैं, देखिए जो छोटा बच्चा था जब पहली बार होया था तब पिचके फेफड़े थे, अब उसके फेफड़े ऐसे हो जाते हैं, ये ऐसे। और थोड़ी सी हवा हमेशा रहती है फेफड़ों के अंदर, थोड़ी सी हवा हमेशा रहती है ना। हम पूरी हवा क्यों नहीं निकल सकती, अगर पूरी हवा निकल जाएगी तो ये ऐसे चिपक जाएंगे और आदमी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। तो समझ पाए होंगे आप इस एग्जाम्पल से। और अभी ये जितनी भी बातें थी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इनको। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, है ना, पुश करके। ऋणात्मक दाब वाला क्या होता है वो मैं आपको भी समझाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है बाह्य अंतरा प्रशुक पेशिया और डायफ्राम। केवल मात्र ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। देखिए मैं आपको भी समझा देता हूँ। पहले हम ये जो मैंने बातें बताई थी वो थोड़ा सा लिख लेते हैं, बुक के अंदर स्पेशली लिखी हुई है और 1 या 2 नंबर के सवाल में आ सकती है। देखिए फेफड़े जो होते हैं चारों तरफ से ढके रहते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया कैसे कैसे ढके रहते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं। पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड द्वारा, डोर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, है ना। और देखिए दूसरा क्या होता है, वेंट्रली बाय स्टर्नम, उदरी भाग में उरोस्ती, है ना। और तीसरा देखिए पार्श्व भाग में पसलियों द्वारा, है ना। ये क्या होता है,
मतलब साइड में जो देखिए आगे से तो उरोस्ती द्वारा है, पीछे से क्या है कशरुकदंड द्वारा है ना, उस साइड में क्या है पसली द्वारा। अब देखिए मैं इसकी भी इंग्लिश लिखूंगा तो फिर जगह भर जाएगी। चलिए आप थोड़ा सा समझ ही पाएगा, मतलब हिंदी ही है। और देखिए नीचे से डायाफ्राम द्वारा, कैसे, नीचे से डायाफ्राम द्वारा इस प्रकार से वक्ष गुहा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वक्ष गुहा का निर्माण होता है। नोट कर लीजिए ये बातें। और देखिए जो चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले ब्लैक बोर्ड मतलब बोर्ड पे लिख लेता हूँ और वो चीज़ें मैं आपको लिख के नहीं बताता हूँ, जैसे वो मैंने आपको पहले जो पूरा बताया था, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट बात लगे या फिर जो आपको समझ में नहीं आए वो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वो वैसे वैसे आपको तुरंत लिख लेनी है ना, वरना आप लेक्चर देखेंगे तब तक तो आपको लगेगा हाँ भाई ठीक है सब बढ़िया चल रहा है, और थोड़े दिन बाद में आपके दिमाग से साफ हो जाएगा। तो रिविजन करने के लिए आप कॉपी में हर चीज़ लिखा कीजिए, ठीक है। तो देखिए पृष्ठ भाग में क्या होता है कशेरुकदंड, पृष्ठ भाग क्या होता है डोर्सल। डोर्सल का मतलब आप देखिए बायोलॉजी के अंदर कुछ चीज़ें जो आप पक्का दिमाग में बिठा लीजिए। डोर्सल का मतलब क्या होता है पीछे, पीठ की तरफ डोर्सली। वेंट्रल का मतलब क्या होता है सामने की तरफ, उधर। उधर क्या होता है हमारा पेट होता है उधर की साइड, वेंट्रल वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड में कौन होता है स्टर्नम उरोस्टी होती है। पार्श्व भाग में क्या होती है पसली होती है, रिब्स होती है। ये कितनी होती है संख्या में 12 जोड़ी होती है। और नीचे से क्या होता है डायफ्राम होता है, ठीक है। ये इतना आपने लिखा। चलिए अब हम थोड़ा सा अंत्य शोषण और बाह्य शोषण मतलब बहिः शोषण पे चलते हैं। अब देखिए वो जो डायग्राम मैंने आपको बताया था वो कॉपी आपको खोल के रखनी है जो आपने बनाया होगा। अब आपको मैं समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। श्वसन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। देखिए इसके अंदर दो चीजें शामिल है। एक होता है अंत्य शोषण, अंत्य श्वसन होता है, इंस्पायरेशन। ठीक है, आपको इंग्लिश वर्ड भी हमेशा ध्यान रखने। इंग्लिश वर्ड में क्या होता है गलती होने की मतलब बहुत जो गलतियाँ जो मिस्टेक होने के चांस होते हैं बहुत कम होते हैं। एक होता है बहिःश्वसन या फिर निःश्वसन, निःश्वसन। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है इस चीज के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या है वायु अंदर आती है, क्या होती है वायु अंदर आती है। और यहाँ पे क्या होता है वायु बाहर निकलती है। वायु का क्या होता है वायु बाहर निकलती है ना। वायु अंत्य शोषण में क्या होता है वायु अंदर आती है, देखिए। बहिःश्वसन में क्या होता है वायु क्या हो रही है बाहर जा रही है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज इस पूरे मैकेनिज्म में, सबसे पहली चीज देखिए क्या होता है, हम फेफड़ों का आयतन स्वयं या फिर सीधे नहीं बदल सकते, डायरेक्ट। सीधे नहीं बदल सकते हैं। ये बहुत ही मतलब खतरनाक बात है, आपके सत्य असत्य में आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में। हमें इनका आयतन बदलने के लिए, हमें इनका आयतन बदलने के लिए, हमें इनका आयतन बदलने के लिए क्या करना पड़ता है वक्ष गुहा का आयतन बदलना पड़ता है। वक्ष गुहा का आयतन बदलना पड़ता है। हमें इनका आयतन बदलने के लिए क्या करना पड़ता है वक्ष गुहा का आयतन बदलना पड़ता है।
देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, जो फेफड़े होते हैं, हम जो सांस लेते हैं तो उसके अंदर जो फेफड़े हैं, है ना, ये देखिए ऐसे, तो ये जो फेफड़े हैं हम डायरेक्ट इनका आयतन नहीं बदल सकते सांस लेने के लिए, हम इनका आयतन बदल ही नहीं सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारी वक्ष गुहा है हम उसका आयतन बदल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था वक्ष गुहा क्या होती है, ये कशेरुकदंड है, ये स्टर्नम है, यहाँ पे रिब्स होती है, पसली होती है, और यहाँ पे डायफ्राम होता है। ये 3 चीजें हैं, ठीक है, मतलब 4 चीजें। हम क्या करते हैं, इसका आयतन बदलते हैं और साथ में फेफड़े क्या होते हैं, इनके साथ चिपके रहते हैं। फेफड़े क्या होते हैं, इनके साथ चिपके रहते हैं। तो अगर इनका आयतन बढ़ा, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे कोई चीज चिपकी हुई है ना, तो अगर ये बढ़ेंगे तो साथ में क्या हो जाएगा, ये फेफड़ों का आयतन ये भी बड़े हो जाएंगे, और ये छोटे होंगे तो ये फेफड़े भी इनके साथ चिपके रहते तो ये छोटे हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, देखिए, ठीक है ना, मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, ठीक ना, अगर मैं ऊपर हाथ करूंगा तो टी शर्ट भी साथ में ऊपर जा रही है, और टी शर्ट अपने आप ऊपर नहीं जा सकती, नीचे नहीं आ सकती। तो वैसे क्या होता है, फेफड़े अपने आप ऊपर नीचे फूल नहीं सकते, कम नहीं हो सकते। ये क्या होता है, इनके साथ में चिपके रहते हैं। तो जब इनका आयतन बढ़ाते हैं हम, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ाते हैं, तो साथ में इनका भी आयतन बढ़ जाता है, और इनका आयतन हम घटाते हैं तो इनका भी, फेफड़ों का भी आयतन घट जाता है। अब देखिए मैं बार बार यहाँ पे आयतन वर्ड का क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम सांस ही किसकी मदद से लेते हैं, आयतन की मदद से लेते हैं। ये खास बात ही अपने लिखी क्या, ठीक है, मिटा दूँ उसे मैं। अब देखिए हम एक एक चीज को ले लेते हैं आराम से। सबसे पहले हम अंतर शोषण ले लेते हैं, और ये तो मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, काफी मैंने देखा है लोगों को समझ में ही नहीं आती। अब आप एक बार यहाँ पे देखिए, इंस्पायरेशन, ठीक है, देखिए क्या होता है। आपको सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपको क्या बोयल का नियम पता है क्या, केमिस्ट्री के अंदर आता है। अभी जो 11th की बुक है उसमें से वो गैसेस स्टेट वाला जो चैप्टर है, गैसीय अवस्था, वो हटा दिया गया है। पर कोई बात नहीं, हम उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि नीट में से 2nd ग्रेड में से और लैब असिस्टेंट में से वो चैप्टर हटानी है ना। और टेंशन मत लीजिए, जिसको बोयल का नियम नहीं आता वो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, और डिटेल में जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, देखिए 1-2 दिन में हम केमिस्ट्री भी चालू करने वाले हैं ना। मैं ये सोच रहा था मैं पहले मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँ कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, पर फिर मैंने सोचा फिजिकल पहले पढ़ाते हैं, है ना। तो क्या है, बच्चों को क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा डर लगता है, पर आप एक बार मेरे से पढ़ के देखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। देखिए अंत्य शोषण में क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अंत्य शोषण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो, वक्ष गुहा का अंत्य शोषण के लिए मैं देखिए बता रहा हूँ, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ाना पड़ता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, इससे वातावरण की वायु देखिए मैं हर जगह वायु बोल रहा हूँ, कहीं पे भी मैंने ऑक्सीजन का नाम नहीं लिया है ना, क्योंकि नाक के अंदर मैंने आपको पहले भी कहा था फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि वो केवल ऑक्सीजन को आने देगा, बाकी गैसों को रोक देगा। पूरी वायु अंदर आती है। इससे वातावरण की वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें करना क्या पड़ता है, मेन काम क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो बाह्य अंतरा पशु पेशियां होती है वो उसको क्या करते हैं हम क्या करते हैं, बाह्य अंतर पशु जो पेशियां होती है उसको हम क्या करते हैं, संकुचित करते हैं। और देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डायाफ्राम, इस मतलब वक्ष गुहा का आयतन कैसे बढ़ता है, आयतन कैसे बढ़ता है ना। डायाफ्राम को संकुचित करना, सबसे पहला काम क्या है, डायफ्राम को संकुचित करना, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, देखिए बाह्य अंतरा परशुक,
देखिए अंतरापरशुक पेशियां दो प्रकार की होती है, एक होती है बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, एक होती है अंतरापरशुक पेशियां। इंटरनल, देखिए ये क्या है, इंट्राकोस्टल मसल्स होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। अभी हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं ना, इंटरनल की बात नहीं कर रहे। बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, ये खास ध्यान रखना बाह्य, ठीक है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। बाह्य अंतरापरशुक पेशियों को संकुचित करना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, एक तो डायफ्राम को संकुचित कर रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, बाह्य अंतरिक पेशियों को संकुचित कर रहे हैं, ठीक ना। उससे होता क्या है, हमारे अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर, उससे क्या हो जाता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से क्या होता है, बाहर की जो वायु होती है वो अंदर प्रवेश कर जाती है। अब मुझे पता आपको समझ में कुछ आ नहीं रहा है, मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये ऐसा होते लंग्स, और यहाँ पे डायफ्राम जो होता है ना वो कैसा होता है, डोम शेप होता है। ये कैसा गुंबद शेप है, ये कैसा गुंबद शेप है। अभी क्या है, फेफड़े खाली पड़े, अभी क्या पड़े हैं, फेफड़े क्या है, खाली पड़े। और उरोस्थी कहाँ पे है, देखिए उरोस्थी यहाँ नीचे है, उरोस्थी नीचे है। पसलियाँ भी देखिए यहाँ पे नीचे है, पसलियाँ देखिए कहाँ है, ये नीचे है। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। बाह्य अंतरापरशुक पेशियां क्या होती है, ये मैं देखिए अगले लेक्चर में आपको डिटेल से बताऊंगा। बाह्य अंतरापरशुक पेशियां क्या होती है, रिब्स के बीच में होती है, 12 रिब्स होती है, एक और हर 2 रिब्स के बीच में अंतरापरशुक पेशियां होती है। नीचे से तो क्या हो गया, डायफ्राम है, नीचे से तो क्या हो गया, डायफ्राम है। अब ये इसकी सिंपल पढ़ाई है। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, विश्राम अवस्था में, इसे क्या कहा जाता है, शीतलन, है ना, क्या कहा जाता है, शीतलन अवस्था कहा जाता है, मतलब नॉर्मल साइज में। नॉर्मल साइज इसकी ऐसी होती है, डायफ्राम की ऐसी, कैसी होती है, ऐसी। और पसलियां देखिए कहाँ है, पसलियां कहाँ है, नीचे। अब देखिए हम इसका क्या करते हैं, आयतन बढ़ाते हैं। कैसे आयतन बढ़ाते हैं, ये रहा आपका डायफ्राम, जो अब हो गया है कुछ ऐसा चपटा। किस कारण से ये चपटा हुआ है, हमने इसे क्या कर दिया है, संकुचित कर दिया है, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया हमने। यहाँ क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है। पहले ये पहले क्या था, ये शिथिलन अवस्था में था, शिथिलन अवस्था में था, क्या था, शिथिलन अवस्था में था, शिथिलन। अब देखिए आप थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड ज्यादा समझते हैं। अभी क्या है, रिलैक्शन में है, अभी क्या कर रहा है, रिलैक्स मोड में, कोई टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स पड़ा है। अब इसकी रिलैक्स की आकृति है। और जब मैं इसको खींचूंगा, नीचे खींच दिया मैंने, ताकत लगा के नीचे खींचा, क्या किया, ताकत लगा के नीचे खींचा, तो ये क्या हो गया, नीचे हो गया। और बाह्य अंतरापरशुक पेशियां क्या होता है, इनमें क्या होता है, जब इनको संकुचित करते तो ये रिब्स क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है। और देखिए स्टर्नम कहाँ था, यहाँ नीचे था, स्टर्नम आ गया ऊपर, यहाँ थी स्टर्नम, यहाँ से यहाँ आ गई। और ये देखिए पसलियां इतनी ऊपर आ जाती है, ये इतनी ऊपर आ जाती है। तो अब मुझे एक बात बताइए, पहले कैसा था, ऐसा था, ठीक है ना, मतलब ऐसा था। देखिए पहले कैसा था, ये ऐसा था, और पसलियां कैसी थी, ये ऐसी थी, ठीक ना। अगर हम इसका आयतन बढ़ाए तो हम क्या करेंगे, ये डायफ्राम, ये ऐसा अंदर घुसा हुआ डायफ्राम एकदम बढ़िया, ये बढ़िया डब्बा एकदम सही शेप का है। अगर हम मैं यहाँ से इसको नीचे खींचूं, इतना नीचे खींच दूं, इसको चपटा कर दूं, और साथ में ये डब्बा फूल जाए, तो इसका आयतन बढ़ गया ना। पहले तो मुझे ये थोड़ा सा डाउट है, आप लोगों को आयतन भी पता है कि नहीं पता है ना। देखिए पहले आप लोग आयतन समझ लीजिए, आयतन क्या होता है। आयतन क्या होता है, खाली स्थान। आयतन क्या है, आयतन क्या होता है, खाली स्थान होता है। क्या होता है, खाली स्थान होता है। जैसे कभी भी देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, कभी भी कोई खेत है, क्या है, कोई खेत है। अब उस खेत में आपको क्या करना है, खेत में अगर आपको केवल और केवल यहाँ पे क्या करना है, बाउंड्री बनानी, क्या बनानी है, अगर आपको चारों तरफ बाउंड्री बनानी है ना, क्या बनानी है, चारों तरफ बाउंड्री बनानी है। एक होता है इसके अंदर खेती करना, एक क्या होता है, इसके अंदर खेती करना, है ना। अगर आपको चारों तरफ केवल बाउंड्री बनानी है, ये देखिए ये खेत है, इसके चारों तरफ अगर आपको बाउंड्री बनानी है, तो आप क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। उस केस में क्या होता है,
उस केस में क्या होता है, अगर आपको केवल परिमाप निकालना तो आप इसकी जो जैसे ये मान लीजिए ये मतलब वर्ग है, अगर आपको उसका परिमाप निकालना है तो क्या आप क्या करेंगे, केवल इन भुजाओं को जोड़ लेंगे। मतलब ये यहाँ से यहाँ इसकी कितनी लंबाई, जैसे 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपने बाउंड्री लगा दी, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो आपने 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लगा दी, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो कुल मिला के कितना हो गया, 5 5 10 15 20। तो परिमाप कैसा होता है, 20 सेंटीमीटर आएगा। अगर मैं कह दूँ नहीं साहब खेत में बाउंड्री नहीं लगानी, खेत में पूरी खेती करो जाएगी, क्या करो, या तो इसको क्या कर दो, पूरे को पेंट करो, क्या करो, पेंट करो। तो जब हमें पूरा एरिया चाहिए, पहले हम क्या कर रहे थे, केवल बाउंड्री ले रहे थे, हमें अंदर से कोई मतलब नहीं था, केवल बाउंड्री। कोई फोटो होती है, फोटो के चारों तरफ क्या होता है, फ्रेम लगाते हैं, उसे कहते हैं परिमाप निकालना, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 20 सेंटीमीटर है। यहाँ हम क्या कर रहे थे, 5 + 5 + 5 + 5, और सबके पीछे क्या था, सेंटीमीटर था, तो 5 5 सेंटीमीटर के कितने हो गए, 20 सेंटीमीटर हो गए। और ये अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कलर कर दीजिए, पूरा अंदर कलर कर दीजिए, या फिर अगर आप इसे खेत मान रहे तो इसके अंदर क्या कर दीजिए, फसल उगा दीजिए, तो उस केस में निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, क्षेत्रफल। उस केस में क्या निकालना पड़ता है, तो क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने का आप जानते सूत्र, भुजा इंटू भुजा, ठीक ना। अगर यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पहले हमने क्या किया था, जोड़ किया था, परिमाप में हम केवल जोड़ रहे थे, इधर का जोड़ लिया, इधर का जोड़ लिया। अब हमें पूरा अंदर का भी चाहिए, ये लंबाई हमें ऐसे भी चाहिए, ऐसी भी लंबाई चाहिए, ये जो ये 5 सेंटीमीटर ना, ये हमें पूरी 5 सेंटीमीटर चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर हमें ये वाली भी चाहिए, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन भी चाहिए। तो इसको और इसको पूरा निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों को गुणा कर दिया, तो 5 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं x प्लस अगर मैं x करूँ तो क्या आ जाता है, 2x आ जाता है, जो हमने क्या किया है, यहाँ पे किया है। परिमाप निकालते टाइम 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, 20 सेंटीमीटर हो गया। अब 5 को 4 बार जोड़ा परिमाप निकालने के लिए, तो x + x 2x हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, x × x किया है हमने, तो क्या हो गया, x² हो गया। इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। x + x कितना हो गया, 2x हो गया। 1x मतलब अगर मैं यहाँ 2 2 लिख दूँ तो जो पीछे इकाई थी सेंटीमीटर, 2 और 2 जुड़ के 4 हो जाते हैं, और यहाँ पे पीछे x ही रहता है। 2x + 2x कितना हो गया, 4x हो गया। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, x और x को गुणा किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, x² हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहीं पे परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, समतल आकृतियों का निकलता है। लेकिन अगर हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन ऐसा नहीं निकलता, आयतन निकलता है किसी घन का, घनाभ का, या मतलब जैसे कमरा मान लीजिए, है ना। ये देखिए ऐसा होता है, आयतन इस चीज का निकलता है जिसमें हमें ये वाली भी लंबाई चाहिए, हमें ये वाली भी लंबाई चाहिए, और हमें ये वाली लंबाई भी चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये देखिए कितना तो ऊपर है ये, ठीक है, कितना सामने है, और कितना इसकी ऐसे लंबाई है। आप अभी कहीं पे भी होंगे, आप एक कमरे में होंगे, ठीक है ना। पहले अपने कमरे को अच्छे से देखिए। एक तो आपकी ये देखिए, ये वाली सामने दूरी, कमरे की सामने की दूरी, एक साइड की दूरी, प्लस एक चीज और ऐड हो जाती है उसमें, वो हो जाती है हाइट। आपको ये वाली भी दूरी चाहिए, आपको ये वाली भी दूरी चाहिए, और आपको ये वाली दूरी भी चाहिए, तो इससे कहा जाता है आयतन। क्या कहा जाता है, आयतन कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, a³। इसमें हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को, सभी भुजाओं को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे अगर मैं इसको एक घन मान के करूं, और सभी की भुजा की लंबाई क्या 5 है, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 आएगा। उसके बाद में और हम 500 गुणा मतलब गुणा कर लेंगे, तो फाइनल जो भी आंसर आता है, तो उसके पीछे क्या लगता है, सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है आयतन। आयतन का मतलब क्या है, उसके अंदर कितनी खाली जगह है। आयतन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कितनी खाली जगह है। क्योंकि मैं पहले क्या कह रहा था, हमें केवल बाउंड्री बनानी थी किसी भी चारों तरफ, तो हमने परिमाप निकाला। उसमें हमने क्या किया, केवल चीजों को जोड़ा, 2x + 2x क्या हो गया, 4x हो गया। क्षेत्रफल में क्या निकाला, हमको ये भी चाहिए पूरा, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। क्या चाहिए हमें, कमरे की ये वाली लंबाई भी चाहिए और ये वाली लंबाई भी चाहिए। हमको क्या करना है, पहले तो आपको मतलब बाउंड्री पर कलर करना था, तो केवल बाउंड्री पर कलर कर दिया, तो हमने क्या किया, उसके लिए परिमाप निकाल दिया, ठीक है ना। अब हम कह रहे साहब, हमको जो आपका कमरा है उस कमरे में कलर, पूरे कमरे पर कलर करना है, तो आप कलर ऐसे भी करोगे प्लस ऐसे भी करोगे, तो आपको इधर की भी लंबाई चाहिए और इधर की चौड़ाई भी चाहिए। तो वो था x × x, x², वो क्या था, क्षेत्रफल था। और आयतन, इस कमरे के अंदर मुझे पानी भरना है, तो पानी ऐसे भी भरेगा, ऐसे भी भरेगा,
और ऐसे भी भरेगा, पानी ऊपर जा रहा है ना, देखिए पानी मगर मैं यहाँ से भरना चालू करूँ तो पानी इस साइड भी जाएगा और इस साइड भी जाएगा, तो मतलब इधर की लंबाई, इधर की चौड़ाई और इधर की ऊंचाई, तो तीन चीजें जब गुणा होती तब पीछे क्या लगता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, क्या लगता है, सेंटीमीटर क्यूब, घन। ये क्या होता है, घन, मतलब कि लंबाई को हम तीन अलग अलग दिशाओं में ले रहे हैं, उनको गुणा कर रहे हैं। तो अगर देखिए x इंटू एक्स अगर मैं करूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आएगा। देखिए आइए ना, गणित पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, तो वहां निकलता है आयतन। तो आयतन का मतलब क्या होता है, खाली जगह, क्या है, खाली जगह। तो ये ही क्या हम क्या कर रहे हैं, जो वक्ष गुहा का आयतन था, ये जो टोटल आयतन है वक्ष गुहा का, पहले ये क्या था, कम था, अब हमने उस आयतन को बढ़ा लिया, क्या कर लिया, देखिए ये तो ये था, इसने आयतन कम कर रखा था, इसने आयतन कम कर रखा तो इसको खींच के टाइट कर एकदम सीधा कर दिया डायफ्राम को, ठीक है ना। और जो पसलियां थी ऐसी, ये पसलियां ऐसी थी, ये नीचे थी, जैसे ये यू पसलियां, यू, मेरा हाथ को आप क्या मानिए, पसलियां मान ली, ये पसलियां यू नीचे थी, अब ये फूल गई, देखिए कितनी जगह बढ़ गई है, पसलियां क्या हो गई, ऐसे फूल गई। तो कुल मिला के जो पहले वक्ष गुहा आयतन इतना सा था, वो कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया। क्यों, यहाँ पे जो डायफ्राम था जिसने इसको, इसका आयतन मतलब कम करके रखा था, वो तो हो गया चपटा। तो देखिए इतनी जगह बढ़ गई, प्लस पसलियां जो थी ये नीचे थी, तो इसकी वजह से ये छोटा था, अब पसलियां ऊपर आ गई ऐसे, तो आयतन बढ़ गया। और अब आयतन हम क्यों कर रहे इतना, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो जब भी आपको अंतर शोषण करना, आपको क्या करना पड़ेगा, आयतन बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आयतन बढ़ाना पड़ेगा। और आयतन कैसे बढ़ता है, डायफ्राम को आप संकुचित कर दीजिए, ये शीतलन में, ये भी रेस्ट कर रहा है, रेस्ट की अवस्था में, इसको टाइट पकड़ के मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, खींच लिया जोरदार से, मतलब ये मेरा हाथ नॉर्मल है, कोई इसको खींच लेगा तो वो संकुचित हो रही है ना मेरी मांसपेशियां, देखिए ये नॉर्मल है, अब मैंने इसको संकुचित किया ऊपर करने के लिए। वैसे क्या क्या ये डायफ्राम की नॉर्मल साइज है, मतलब नॉर्मल शेप गुंबदाकार होती है, ये गुंबद की तरह रहता है। तो इसको जब हम पकड़ के नीचे करते हैं तो हम क्या करें, इसको शिथिल, मतलब इसको संकुचित कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसके अंदर, ये अभी रिलैक्स मोड में। और पसलियां भी क्या थी, रिलैक्स मोड में थी। बाह्य अंतरा प्रक्षुब्ध पेशियां क्या होती है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो, हाँ देखिए डायफ्राम तो आप समझ गए कैसा होता है, ऐसा होता है, उसको पकड़ के ऐसा कर दिया, उसको संकुचित कर दिया, पहले ऐसा था। तो देखिए वो आयतन हमारा घटा रहा है ना, आयतन मैंने आपको बोला ना, आयतन क्या है, खाली जगह, आयतन क्या है, आयतन क्या था, खाली जगह थी, आयतन क्या है, खाली जगह। तो आयतन क्या था, खाली जगह था, तो एक तो इसकी वजह से आयतन कम था, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए, एक डब्बा है, अब यहाँ पे ये सिंपल डब्बा था, अब मैंने यहाँ पे आकर इसको मैं डायफ्राम घुसा दिया, तो देखिए इतनी आपकी खाली जगह इसने खराब कर दी, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने पसलियाँ बना दी, पसलियों ने आपके आके और यहाँ पे खाली जगह कम कर दी, लेकिन जब मैं इसको सीधा कर दूँ तो ये डब्बा वापस कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये रहा आपका डायफ्राम और ये रही पसलियाँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो डायफ्राम तो क्या होता है, डायफ्राम सीधे संकुचित हो जाता है, ठीक ना। डायफ्राम हमारे कंट्रोल में होता है, उसको हम संकुचित कर लेते हैं। लेकिन पसलियाँ पसलियाँ हड्डियों को जो रिप्स जो होती है पसलियाँ, उसको हम संकुचित नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होती है, बाह्य अंतरा प्रक्षुब्ध पेशियां होती है, उनको संकुचित करना पड़ता है। अब एक सेकंड रुकिए, ये देखिए जैसे ये रुमाल है, ये क्या है, ये एक रिब है, ये एक पसली है, और अब ये देखिए दो रिब्स ऐसे पड़ी रहती है, और यहाँ बाहर क्या है, ये क्या चीज है, ये बाह्य अंतरा प्रक्षुब्ध पेशियां, अंदर होती है आंतरिक अंतरा प्रक्षुब्ध पेशियां, पर उसकी हम बात नहीं कर रहे अभी, हमें केवल बाह्य अंतरा प्रक्षुब्ध पेशियों की जो संकुचित करती है, वो कौन सी करती है, बाह्य अंतरा प्रक्षुब्ध पेशियां करती है। अब देखिए इन अंतरा प्रक्षुब्ध पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है, तो जैसे ये थोड़ी छोटी होती है तो ये क्या होती है, ये ऊपर उठ जाती है। देखिए इनमें संकुचित हुआ, ये पहले जगह इसने कम कर रखी थी ऐसे, अब जैसे इसको हम संकुचित करेंगे, ये पसलियां, ये छोटी, मतलब पसलियां सॉरी, ये बाह्य अंतरा प्रक्षुब्ध जो पेशियां मसल्स होती है ये छोटी होती है, और इसकी वजह से ये एक पसली, ये पाइप, ये इसके दूसरी पसली, ये ऐसे ऊपर उठ जाती है। तो कुल मिला के खाली जगह पहले कम थी, अब बढ़ गई ना, तो खाली जगह बढ़ गई। डायफ्राम क्या है, एक तो डायफ्राम जो था वो नीचे से डायफ्राम नीचे हो गया, ठीक ना। देखिए ये देखिए, ये डायफ्राम ऐसा होता है, ये डायफ्राम ऐसा होता है, ये डायफ्राम अंदर घुसा हुआ रहता है, जब इसमें हवा नहीं है, क्या नहीं है, हवा नहीं है। अब हमको इसके अंदर हवा बढ़नी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आयतन बढ़ाना पड़ेगा।
अब देखिए ये डब्बा था, इसमें नॉर्मल यहाँ तक जगह थी, पर इसमें और हमने रुमाल घुसा के इसकी जगह कम कर दी। ये डायफ्राम क्या है, अभी शिथिल अवस्था में, रिलैक्स में। जब हम सांस लेते तो हम क्या करते हैं, डायफ्राम को यूं नीचे कर देते हैं, यूं नीचे करते हैं। तो आप देखिए ये एक्स्ट्रा जगह बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आयतन बढ़ गया ना। और साथ में ये आपको मैंने बताया था, रिब्स में तो क्या हो रहा है, ये एक रिब है, ये दूसरी रिब है, और ये बाह्य अंतरा पशु पेशिया है इस तरह से, ठीक है ना। तो जैसे हम संकुचित करते हैं ये छोटी हो जाती है, और ये रिब्स क्या होती है, ऐसे ऊपर आ जाती है, क्या हो जाती है, ऐसे ऊपर आ जाती है। तो इस प्रकार से आयतन बढ़ जाता है। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही थी कि इसका आयतन कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक ना। अब आयतन बढ़ गया, और आयतन बढ़ने से क्या हो जाता है, इसमें आयतन मतलब आयतन बढ़ने से क्या हो जाता है, अब बाहर की जो वायु थी वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कैसे प्रवेश करती है, अब वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसके लिए मुझे ये सब थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब आपको समझ में आएगा कि ये आयतन का लफड़ा क्या है, और आयतन की वजह से वायु अंदर कैसे आ रही है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, अंतःशोषण। बोलिए ठीक है क्या, अंतःशोषण देख रहे थे, है ना। ओके देखिए, और सबसे पहले आप बॉयल का नियम समझ लीजिए। देखिए भाई, बायो क्लास चल रही है, आप थोड़ी सी इसमें केमिस्ट्री पढ़ने का कष्ट ले लीजिए, और वैसे आपको मजा आएगा। अभी आप देखिए बॉयल का नियम क्या होता है। आदर्श गैस का समीकरण आप जानते हैं, PV इजिकल टू NRT। देखिए PV इजिकल टू NRT, यहाँ पे N क्या है, ताप है, R क्या है, सावर्तिक गैस नियतांक है। नियतांक का मतलब क्या होता है, नियतांक लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, नियतांक का मतलब होता है फिक्स चीज जो कभी चेंज नहीं होती है। और ये क्या है, गैस के मोल है, ये क्या है, गैस का दाब है, प्रेशर है, ये क्या है, गैस का आयतन है, क्या है, गैस का आयतन है। अब मेरी बात सुनिए, ठीक है, ये तो पहले से ही नियतांक है R, है ना, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं, तो पहले से ही नियतांक है। अगर मैं ताप को भी नियत कर दूं, क्या कर दूं, नियत कर दूं, इसको भी मैं एकदम स्थिर कर दूं, नियत कर दूं, ना तो ताप घट रहा है ना बढ़ रहा है, क्या नहीं हो रहा, ना तो ताप घट रहा है ना बढ़ रहा है। प्लस गैस के मोल है, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, नियत कर रहा हूँ। अगर मैं इसको भी क्या कर दूं, नियत कर दूं, इसको भी मैं क्या कर दूं, नियत कर दूं, तो फिर देखिए PV, ये तो पहले से नियत था, नियतांक था, इसको नियत कर दिया, इसको नियत कर दिया, ना तो ताप बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना गैस के अणु घट रहे हैं ना गैस के अणु बढ़ रहे हैं। नियतांक का मतलब क्या होता है, एक जगह रुक जाना, एक जगह फिक्स हो जाना। तो अगर मैं गैस के 25 मोल लेता हूं, तो 25 के 25 रहेंगे, ना तो इसका 23 करना है ना इसका 26 करना है, क्या नहीं करना, ना तो 23 करना है ना 26 करना है। और ताप आप मान लीजिए आपने क्या ले लिया, 300 केल्विन ले लिया, ताप कितना ले लिया, 300 केल्विन। तो 300 केल्विन नहीं रखना है, ना तो कम करना है ना ज्यादा करना है। अभी आपको देखिए बोल का नियम 2 मिनट में समझ में आएगा। लेकिन प्रेशर और आयतन और प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तीनों नियतांक है, तो इसके लिए मैं मान लू के, तीनों चीजें नियतांक हो गई, तो मैंने क्या मान लिया, के मान लिया, है ना। अगर ये नियतांक है तो देखिए P, अगर मैं इसका V का पक्षांतर नियंत्रण करूँ तो क्या जाएगा, ऊपर था नीचे चला गया, ठीक है ना। और अगर मैं ये नियतांक का सिंबल हटाऊं तो क्या आ जाएगा, P क्या है, P के व्युत्क्रमानुपात क्या आ गया, V आ गया। मतलब दाब के व्युत्क्रमानुपात क्या आ गया, 1/वो आयतन। तो अगर मैं आयतन क्या करूं, अगर मैं आयतन कम करूं तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए ये कोई बर्तन है, ये इसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा के रखा हुआ है, देखिए सॉरी थोड़ा सा। और ये देखिए इसमें गैस के अणु हैं 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए कितने हैं, 12 गैस के अणु हैं, ठीक है ना। कितने, 12 गैस के अणु हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, इसका मोल भी फिक्स कर दिए, और साथ में यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स है 300 केल्विन, ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है।
अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या हो जाता है, ये तो क्या है फर्स्ट कंडीशन है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसके बराबर ही बना देता हूँ मैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और देखो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, दाब तो मैंने आपको बताई, मतलब आयतन तो बताया था कि आयतन क्या होती है, खाली जगह। दाब क्या होता है, गैस के अणुओं का बर्तन की दीवारों पर लगाया गया बल, या बर्तन की दीवारों पर लगाया गया बल, या फिर इसे आप कह दीजिए धक्का। देखिए बॉल का नियम हम समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। वो हमारे थोड़ा सा आप ऐसे मत समझिए कि कहाँ से कहाँ गए, यह समझ में आएगा तभी अंतर शोषण समझ में आएगा। देखिए क्या क्या चीज़ें फिक्स है, इसमें 12 गैस के अणु, तो 12 गैस के अणु, यहाँ पे भी 12 गैस के अणु, ये जो सेकंड कंडीशन है। प्लस देखिए यहाँ पे क्या था, नियतांक तो फिक्स होते ही, हमने क्या कर दिया था, एन जो मोल होते हैं वो फिक्स कर दिए, साथ में टेम्परेचर यहाँ पे भी कितना है 300 केल्विन है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे पहले इतना सारा आयतन था, कितना सारा आयतन था, देखिए इतना सारा आयतन था, ये क्या है, इतनी खाली जगह, ये क्या है आयतन है वी है, इतनी सारी खाली जगह। अब देखिए बेचारे के पास में कितनी सी खाली जगह बची, ये इतना साइज का आयतन है वी है, आयतन क्या हो गया, कम हो गया, आयतन क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए इसमें दाब में क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे कौन ज्यादा है मुझे बताइए, आयतन ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, दाब कम है, आयतन यहाँ क्या है, ज्यादा है, आयतन यहाँ क्या है, कम है, तो यहाँ पे दाब क्या हो गया, दाब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले एकदम बढ़िया खाली पूरा कमरा था, खाली बर्तन था, आराम से जगह थी, तो इसमें 12 गैस के अणु रह रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, 12 गैस के अणु रह रहे थे, एकदम खुला खुला, कोई टेंशन नहीं, हाँ एकदम मस्त मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खाली खाली सब भाई भाई हाथ गले में हाथ डाल के घूम रहे आराम से। क्यों, क्योंकि देखिए आयतन ज्यादा है, मतलब बहुत बड़ा कमरा है, तो अब ये जाके आराम से गले में हाथ डाल के घूम रहे, आराम से कबड्डी खेल रहे वहाँ पे, ऐसा हाथ पैर ऊपर नीचे कर रहे, योगा कर रहे, कोई किसी के टच नहीं हो रहा, ठीक ना। अब इतना बड़ा रूम है भाई, इतना बड़ा रूम है, इतना सारा आयतन है, इतनी सारी देखिए खाली जगह, ऐसे भी है, ऐसे भी है, और ऐसे तो है ही है, ये ऐसे, ठीक ना। तो खाली जगह 12 गैस के अणु आराम से घूम रहे हैं, तो ये क्या कर रहे, दीवार पे बिल्कुल भी जाके यूं धक्का नहीं मार रहे। क्यों मारेंगे धक्का भाई, कमरे के अंदर इतनी जगह आराम से घूम रहे, दबा के घूम रहे, ठीक ना। तो कोई भी चीज, कोई भी गैस का अणु धक्का नहीं मारेगा, जो बेचारे कोई साइड साइड का मारोगे तो थोड़ा सा धक्का मारोगे। तो ये जो बर्तन को जो धक्का मारते हैं, यहाँ से जो बर्तन को धक्का मारते हैं, या जो यहाँ इसके ऊपर जो मतलब इसको दबा रहे, दीवार को दबा रहे हैं कि यार भाई थोड़ी सी दीवार पीछे करो, तो वो क्या बहुत कम है, दाब क्या बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इनके पास अंदर ही इतनी जगह है। अब मेरी बात सुनिए, आयतन यहाँ पे क्या था, ज्यादा था, आयतन क्या था, ज्यादा था। अब जैसे ही मैंने आयतन को कम किया, मैंने क्या किया, आयतन को कम कर दिया, आयतन को क्या कर दिया, कम कर दिया, आयतन को कम कर दिया, क्या कर दिया, आयतन को कम कर दिया। आयतन को कम करते ही अब गैस के अणु एकदम पास पास में आ गए, ठीक ना। तो अब इसका क्या हो गया, दाब बढ़ गया। अरे भाई पहले तो छोटा सा कमरा था, मतलब पहले बहुत बड़ा कमरा था, अब कमरे को छोटा कर दो, पहले 12 आदमी थे, अब भी 12 आदमी, तो अब ये एक दूसरे से बचीड़े नहीं खाएंगे, एक दूसरे को धक्का मुक्की करना चालू कर देंगे, ए तू दूर हट, तू दूर हट। तो देखिए कुछ तो क्या करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, अरे भाई मेरे पास में कुछ चिपक रहा है, मेरे ऊपर क्यों गिर रहा है, हटो हटो साइड में हटो। और अब कुछ लोग क्या करेंगे, ये साइड वाले बिल्कुल ही इस पे दीवार पे धक्का लगाएंगे, अरे भाई कोई खोलो इसको, खोलो, मेरे को बाहर जाना, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। तो जब आयतन कम कर दिया तो दाब बढ़ गया, अरे भाई हटो हटो, दाब बढ़ गया बहुत ज्यादा, जगह कम हुई, आयतन कम हो तो क्या हो गया, दाब बढ़ गया। पहले जगह ज्यादा थी, तो ये देखिए, और आयतन ज्यादा तो क्या हो गया, प्रेशर कम। आयतन ज्यादा था तो प्रेशर कम था, कोई धक्का ही नहीं मारा था, कोई दाब नहीं लगा रहा था, जब क्या है आयतन बहुत ज्यादा है। अब आयतन बहुत कम कर दिया, आयतन बहुत कम कर दिया तो सब धक्का लगा रहे हैं, अरे मर जाएंगे, सांस नहीं आएगी। मुझे एक बात बताइए, आपको एकदम मैं टाइट बस में ले जाके बिठा दूं, ठीक ना, मतलब एक बस है जिसके अंदर
एक बस है जिसके अंदर 50 आदमी की कैपेसिटी है, 50 आदमी की सीट है। अब मैं वहां पे मैं 80 आदमी डाल दूं तो वो एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, धक्का मुक्की करना चालू करेंगे। तो हमने क्या किया, आयतन मतलब कम आयतन वाली जगह थी, छोटी बस थी, उसके अंदर हमने 50 आदमी की बस थी, उसके अंदर हमने कितने आदमी बिठा दिए 80। तो सब एक दूसरे का माथा फोड़ेंगे, हट रे हट दूर हट, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, एक दूसरे को दबाएंगे। कम आयतन वाली जगह में एक दूसरे को दबा रहे, दाब लगा रहे, ठीक है। अब वही 200 आदमी की बस है, कितने आदमी की बस है, 200 आदमी की सीट वाली कैपेसिटी बस है, उसमें मैंने 20 आदमी बिठा दिए, मतलब फुल आयतन, फुल खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह। तो अब कोई किसी को दबा नहीं रहा, कोई किसी को धक्का नहीं लगा रहा। तो आयतन ज़्यादा अगर मैं कर दूं तो दाब कम हो जाता है। आयतन देखिए मैंने ज़्यादा किया तो दाब कम हो गया, गैस के अणु फिक्स थे। और जैसे मैंने आयतन को कम किया, मतलब जगह कम कर दी, तो अभी एक दूसरे को धक्का मुक्की मारपीट चालू कर दी इन्होंने, तो क्या हो गया, दाब ज़्यादा हो गया। तो ये यहाँ पे था। अब दाब और आयतन ये था, ये क्या है, बॉयल का नियम है। ये क्या चीज़ है, बॉयल का नियम है। ये हम आपको केमिस्ट्री में और अच्छे से ढंग से समझेंगे। और अभी अभी इसके ऊपर लैब असिस्टेंट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, बॉयल के नियम के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, जो भी वाला लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, और सेकंड ग्रेड और नीट में तो आते ही रहते हैं, ठीक है ना। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, कोई इसे साइड में लिखना चाहे तो इसे भी लिख सकता है, ठीक है ना। और देखिए कोई बात नहीं, मैंने पूरा मिटा दिया, मैं थोड़ा सा और यहाँ लिख ही लेता हूँ वापस आपके लिए। जब मैं क्या कर रहा हूँ, आयतन बढ़ा रहा हूँ, आयतन बढ़ा रहा हूँ, तो आयतन किसके समानुपाती होता है, 1/p के। मतलब इसको मैं इधर भेज सकता हूँ, इसको इधर भेज सकता हूँ। तो जब मैं आयतन बढ़ा रहा हूँ तो दाब कम हो जा रहा है, ठीक ना। या फिर अगर मैं आयतन को कम कर दूँ, ठीक ना, तो प्रेशर बढ़ गया, ठीक ना। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूँ तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या हो रहा है, आयतन कम हो रहा होगा तभी तो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना। और अगर प्रेशर कम हो रहा है कहीं पे तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे आयतन बहुत ज़्यादा होगा। मतलब खाली जगह कम, खाली जगह कम तो धक्का मुक्की ज़्यादा। देखिए धक्का मुक्की बढ़ गई, दबा रहे एक दूसरे को, दाब बढ़ गया। ऐसे याद कर लीजिए, जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। एक दूसरे पर प्रेशर डाल रहे हो, हट हट प्रेशर डाल रहे हैं। कब, जब जगह कम है, आयतन कम है, खाली जगह कम कर दी, खाली जगह बहुत सारी है, तो कोई किसी को धक्का नहीं मारेगा, कोई किसी को नहीं दबाएगा ना। इस प्रकार से ये होता है बॉयल का नियम। और अभी देखिए आपके, हम यहाँ समझ रहे थे, तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, वक्ष गुहा है। क्या है ये, आपका वक्ष गुहा है। क्या चीज़ है ये, वक्ष गुहा। ये देखिए ये आपके फेफड़े चिपके हुए हैं इसके, ठीक है। और ये बाहर एयर घूम रही है, यहाँ बाहर क्या एयर घूम रही है। अब यहाँ पे क्या वायु है, एयर है। अब आपको समझ में आएगा कि भाई ये एयर शांति से बाहर बैठी क्यों नहीं रही, अंदर क्यों घुस रही बिना फालतू में, ठीक ना। अब आपको पता चलेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये वक्ष गुहा का आयतन है, ये कैसा है, अब यहाँ पे कैसा है, कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आयतन तो है कम, मतलब जगह छोटी है। जगह छोटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायफ्राम है, यहाँ पे डायफ्राम है, और यहाँ पे ये पसली ऐसी है, ठीक ना।